नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आप लोगों के? बड़ी आनंद में हो। तो आज एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। आशा करता हूँ कि मूल अधिकार और सब कुछ तुम्हें याद है, बढ़िया रिवीजन कर रहे हो। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है और सारी चीज़ें, और हमें जो है वो इससे संबंधित क्वेश्चन आने की पूरी संभावना जो है वो हर एग्जाम में रहती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। और राष्ट्रपति के बारे में बात करने से पहले मैंने तुम लोगों को जो है वो भाग याद करवाए थे। याद आ रहा है तुम लोगों को कि पहले भाग में एक आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात थी, दूसरे भाग के अंदर जो है वो दोस्तों नागरिकता की, तीसरे भाग के अंदर मूल अधिकार की, चौथे भाग के अंदर डीपीएसपी की, चौथे ए के अंदर मौलिक कर्तव्य, पांचवें में संघ और छठे में राज्य, सातवें में कुछ नहीं, आठवें में यूटी, नौवे के अंदर दोस्तों जो है वो पंचायती राज। याद आया तुम्हें? 9A के अंदर नगर निकाय, 9B के अंदर दोस्तों आप लोगों के लिए सहकारिता, 10 में शेड्यूल एरियाज के प्रशासन के मामला, 11 के अंदर केंद्र राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंध, 12 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, और 13 के अंदर दोस्तों जो है वो बात आती है अंतर्राज्य व्यापार वाणिज्य की। और भाग 14 में जब हम लोग चले थे तो बात आई दोस्तों आपके यूपीएससी की। 14A में अधिकरण, 15 में निर्वाचन, 16 में जो है विविध प्रावधान। याद आया? 17 में राजभाषा। याद आ रहा है? ये सब कुछ है। 18 के अंदर दोस्तों जो है वो हम लोगों ने उसके बाद में याद किया था आपातकाल का मामला। 19 के अंदर दोस्तों हम लोगों ने विविध की बात की थी, प्रकीर्णन की बात की थी। 20 के अंदर संविधान संशोधन है, ये सारे याद करवाए थे। तो याद करवाए थे। तो आज हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं संघ की कार्यपालिका के बारे में। और संघ जो है वो दोस्तों भारत के जो है वो संविधान के भाग जो है वो दोस्तों आपके 5 के अंदर जो है वो आर्टिकल 52 से 151 में है। आर्टिकल 52 से 151 में हम सबसे पहले संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? संघ की कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों संघ की कार्यपालिका के बारे में जब आप बात करते हैं तो यहां आप लोगों को जो है वो कार्यपालिका के अंदर पढ़ना पड़ता है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति भी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जो है वो महान्याय उपराष्ट्रपति भी पढ़ते हैं, और जिसके अंदर दोस्तों अपन यहां पे जो है वो प्रधानमंत्री भी पढ़ते हैं, और दोस्तों हम लोग जो है वो मंत्री परिषद भी पढ़ते हैं, और महान्यायवादी भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? महान्यायवादी भी जो है वो पढ़ते हैं। एकदम ध्यान लगाए रखना, आनंद आएगा। टॉपिक बहुत शानदार है। आनंद तभी आएगा जब सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। हमें संघ की कार्यपालिका में क्या क्या आता है अगर जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति भी हम पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति भी हम पढ़ेंगे, पीएम भी हम पढ़ेंगे, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, ये 5 चीज पढ़ेंगे। अब आप लोगों को एक चीज हम लोगों ने संविधान की विशेषताओं में याद की थी। और क्या याद की थी दोस्तों? कि संघ की विशेषताओं में हमने कहा था कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में क्या अपनाया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें एक संवैधानिक प्रमुख होता है और एक जो है वो दोस्तों आपका वास्तविक प्रमुख होता है। एक क्या होता है दोस्तों? आपका वास्तविक प्रमुख होता है, और वास्तविक प्रमुख पीएम साहब है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति साहब है। तो अब हम लोग जो है वो बात करेंगे राष्ट्रपति साहब के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? राष्ट्रपति साहब के बारे में बात करेंगे। हमने डिटेल से बात की थी पहले, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। बस अभी तुम लोगों को इतना याद रखना है कि दोस्तों हमारे यहां पर जो है वो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई हुई है, और जिसमें हमारा संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है। संवैधानिक प्रमुख क्या है दोस्तों? आपके यहां पे राष्ट्रपति है। तो सबसे पहला आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल जो 52 जो है वो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हाँ, तुम लोगों को बताने के लिए क्यों कहा गया ये कि भाई लिखना पड़ता है एक एक चीज। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्यों लिखना पड़ा ये चीजें? तो दोस्तों याद रखिए, संघ, हाँ, भारत के जो है वो एक राष्ट्रपति होंगे। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल है। राष्ट्रपति साहब हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, जो कि भारत के प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। अब भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। पहले 52 याद रखें, सब चीजें याद करवा दूंगा, तुम बस शांति से बने रहो। पहले याद रखो, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। कसर ये क्यों लिखा? भाई काल न थर्मुजार कहते माना भी बना दो, कोई समस्या थोड़ी है। लिखना पड़ा है ना पहले कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, याद रखें। और आर्टिकल 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। याद रखें,
संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 52 और 53 आपको ढंग से समझना पड़ेगा। और 52 और 53 समझोगे ना, आप ये मत सोचना कि आप यहाँ पे 8-10 आर्टिकल ही समझोगे। राष्ट्रपति में मैं तुम्हें बहुत सारे आर्टिकल समझाऊंगा, तब जाके राष्ट्रपति का टॉपिक पूरा होगा। बस आपको पहले ये याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जायज बात है। और राष्ट्रपति होने के साथ ही उन्होंने क्या कह दिया 53 में कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां, संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो दोस्तों याद रखें, संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो दोस्तों जो है वो किसमें निहित होंगी, कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। मतलब काम सारा राष्ट्रपति के नाम से होगा, काम सारा राष्ट्रपति के नाम से होगा, याद रख लेना। फिर बाद में नीचे बात भी कही है, वो जो है इन शक्तियों का उपयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से लेगा, अपने अधीनस्थ के माध्यम से लेगा। और अधीनस्थ कौन होते हैं दोस्तों, एक तो मंत्री परिषद, एक तो मंत्री परिषद और एक नौकरशाही, एक दोस्तों आपकी नौकरशाही, एक आपके अधिकारी, एक आपके अधिकारी। अब ये आर्टिकल पढ़ते तो राष्ट्रपति साहब राजी, ये सारी शक्तियां जो है वो सारी तो राष्ट्रपति साहब में ही है। लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां, संघ की जितनी भी पावर है, केंद्र सरकार की जितनी भी पावर है, वो सारी की सारी पावर जो है वो दोस्तों किस में निहित होंगी, वो दोस्तों आपके राष्ट्रपति में निहित होंगी। और उनका उपयोग वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से, मंत्री परिषद या आपके सरकारी अधिकारियों के माध्यम से उनका उपयोग करेंगे। यह आर्टिकल अगर कोई आदमी पढ़ लेता जाता जा और वो राष्ट्रपति बने ही हो तो उनको लगे कि मैं ही हूँ सब कुछ, फिर कोई मतलब नहीं है। तो यही हाथों हाथ जो एक आर्टिकल बताया गया, और क्या बताया गया भाई साहब है कि 53 पढ़ते ही जो है वो 74 पढ़ लेना, ताकि जो है वो क्लियरिटी रहे किसके मन में, राष्ट्रपति साहब के मन में। 74 के अंदर क्या कहा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियों के लिए सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद नाम का समूह होगा, मंत्री परिषद नाम का समूह होगा। ये एकदम क्लियरिटी देने के लिए आर्टिकल जो है वो 74 क्या कहता है, ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग दोस्तों मंत्री परिषद नामक समूह के परामर्श से करेगा। मतलब स्वतंत्र नहीं है, मतलब जो है वो केंद्र सरकार के काम सारे राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। आप ये याद रख लेना, इसके बारे में काफी डिबेट चलेगी। और ये जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को, अगर आप स्वतंत्रता के बाद जो है ना, वैसे तो कभी खिंचातानी हुई नहीं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को थोड़ा थोड़ा लगने लग गया था कि संविधान में तो ऐसा लिखा हुआ है, तो नेहरू जी आप थोड़ी आराम से बात करो और जो करवाना है वो करना मेरे को ही है। आगे जाके जो है वो केंद्र सरकार थोड़े प्रोविजन भी करती है कि नहीं नहीं भाई साहब, कल को राष्ट्रपति नहीं माने परामर्श, तो कल को राष्ट्रपति ये परामर्श नहीं माने तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में आगे क्या होगा उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये किस किस को क्लियर हुआ कि 53 में कहा गया कि कार्यपालिका शक्तियां जो है वो दोस्तों जो है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, और इनका उपयोग 74 के तहत है मंत्री परिषद जिसका हेड पीएम होता है, मंत्री परिषद के परामर्श पे इन शक्तियों का उपयोग किया जाएगा। अब राष्ट्रपति साहब कहते मैं तो कौन मानू परामर्श, जनत है कहीं कर लो, जनत है कहीं कर लो भाई। तो इसलिए हमारे यहाँ 42वें संविधान संशोधन में कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया कि ये परामर्श बाध्यकारी होगा। ये परामर्श क्या होगा, बाध्यकारी होगा। ये परामर्श क्या होगा, बाध्यकारी होगा। ये परामर्श क्या होगा, बाध्यकारी होगा। जायज बात है सर, कहा गया परामर्श क्या होगा, बाध्यकारी होगा। तो अब ये ऐसी बात जोड़ देने से ऐसा लगता है कि फिर राष्ट्रपति साहब है ही क्यों, फिर राष्ट्रपति साहब है ही क्यों। कल को कोई गलत है जो है वो दोस्तों जो है वो परामर्श देवा, उसमें राष्ट्रपति कम से कम एक बार मना करके, औपचारिक रूप से ही सही दोस्तों, जो सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन एक बार अगर मना करते हैं तो उससे एटलीस्ट मंत्री परिषद के मन में ये भय तो होता है कि भाई जो है वो राष्ट्रपति साहब कल को मना नहीं कर दे। तो इससे लगता है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लगता है फिर तो राष्ट्रपति का पद तो केवल जो नाम मात्र का पद है। फिर बाद में दोस्तों जो है वो आपकी जनता पार्टी की सरकार आती है और 44वें संविधान संशोधन के तहत किया जाता है कि परामर्श जो है वो दोस्तों एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। एक बार के लिए जो है वो पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। दूसरी बार अगर सेफ परामर्श है तो फिर राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, आप केवल आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 नहीं पढ़ोगे,
आप जो है वो इसके साथ साथ, आपको लगा कि 52 और 62 10 आर्टिकल में राष्ट्रपति साहब का काम हो जाएगा, ना ना, आप इसके साथ साथ लगभग जो है वो 20 आर्टिकल और पढ़ोगे, और आप 74वां आर्टिकल अब आपके दिमाग में जो बैठ गया कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 में लिखा हुआ है, 53 में लिखा हुआ है संघ मतलब केंद्र सरकार की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी और उनका उपयोग वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। क्लियरिटी देने के लिए 74 में एज इट इज लिखा गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद नामक समूह होगा, मंत्री परिषद नामक है समूह होगा, उनके परामर्श से ही राष्ट्रपति साहब काम करेंगे। अब 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा जी जो है वो क्या करके जाते हैं कि परामर्श बाध्यकारी होगा, हमने कह दिया तो मानना पड़ेगा राष्ट्रपति का। फिर जनता दल सरकार ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, भाई सीनियर आदमी है, एटलीस्ट एक बार अगला पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो याद रखें 44वें संविधान संशोधन से क्या प्रावधान है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये बताओ किस किस को समझ में आया। आर्टिकल 52 और 53 क्लियर है ना, अगर 52 है और 53 क्लियर है ना तो आगे वालों में तो कोई समस्या ही नहीं है। आगे वाले कौन से हैं दोस्तों, आपके 54, 55, 56 और 57, ये तो मैं तुम्हें एक साथ याद करवा दूंगा, बस टाइम ज्यादा लगेगा, बस टाइम ज्यादा लगेगा। पहले बताओ ये दो आर्टिकल किस किस को क्लियर, कि हमारे संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति हैं, हम यहां संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 52 से 78 पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला आर्टिकल 52 पढ़ा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति में संघ सरकार की सारी कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी, और क्लियरिटी देने के लिए 74 पढ़ा कि उसके लिए परामर्श मंत्री परिषद नामक समूह देगा और वो परामर्श एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। एकदम क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं और दोस्तों बात करते हैं आपके यहां पे कुछ आर्टिकल्स के बारे में। हमें 54, 55, 56, 57 पढ़ना है। पहले तुम मेरे साथ याद कर लो, फिर मैं तुम लोगों को जो है वो आगे याद करवा दूंगा। पहले हाँ इनकी डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आपको क्या याद रखना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है उसमें कौन कौन भाग लेगा। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन कितना होता है। फिर जब आपने इतना बता दिया तो ये भी बताओ ना राष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है, राष्ट्रपति की दोस्तों जो है वो पदावधि क्या होती है, वो कितने साल तक रह सकते हैं। तो 5 साल की बात करेंगे हम। क्या राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है क्या। ये 4 आर्टिकल पूरे ही निर्वाचन से संबंधित है। ये 4 आर्टिकल जो है वो पूरे के पूरे दोस्तों क्या हैं, पूरे के पूरे जो है वो आपके यहाँ निर्वाचन से संबंधित है। तो हम अब याद करेंगे 54, 55, 56, 57, याद रखो 54, 55, 56, 57 हम लोग याद करेंगे और उसके बाद में हम कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। तो 54 में क्या बात हो रही है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में गुरुजी भाग कौन लेगा। तो देखो याद रख लो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेगा, तो आप लोगों को ये एज इट इज याद होना चाहिए कि इसमें राज्यसभा भी भाग लेगी, इसमें लोकसभा भी भाग लेगी, इसमें विधानसभा भी भाग लेगी और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे। अब कोई बोलेगा ये गुरुजी विधानमंडल क्यों नहीं लेंगे। देखो मैं बता देता हूं आपको, विधानमंडल के 2 पार्ट होते हैं, विधानमंडल के 2 पार्ट होते हैं और वो 2 पार्ट क्या होते हैं दोस्तों, एक आपके विधानमंडल जो है वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो हर जगह होता ही है जिसे हम विधानसभा कहते हैं, अपने यहाँ पे भी विधानसभा है। एक राज्यसभा जैसी एक संरचना होती है जिसे विधान परिषद कहते हैं, जो कुछ राज्यों में है कुछ राज्यों में नहीं है, जैसे राजस्थान में नहीं है। इसके बारे में हम स्टेट पॉलिटी के अंदर जो है डिस्कस करेंगे, इसकी जो है वो कैसे इसका गठन होता है, क्या मामला होता है। अब मुझे बताओ जब विधान परिषद सब राज्यों में है ही नहीं, तो मान लो कि अभी 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, तो क्या इनके वोट पड़ने जरूरी है क्या। जब है ही नहीं, हर राज्य के पास विधान परिषद ही नहीं है, तो फिर तो ये तो अपने आप में क्या हो जाएगा, अपने आप में भेदभाव हो गया। भाई आपके यहाँ पे केवल 6 स्टेट में विधान परिषद है, तो विधान परिषद राज्यसभा जैसी सी एक संरचना होती है जो राज्य विधानमंडल को जो है वो दोस्तों 2 सदन देने के लिए प्रावधान किया गया है। ये दोस्तों एक टेम्परेरी व्यवस्था है जो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आपके जो है वो दोस्तों याद रखे विधानसभा प्रमुख सदन है, विधान परिषद का भी जो है वो गठन किया जा सकता है, जो कि हम स्टेट
हाँ, जो कि हम जो है वो स्टेट पॉलिटी के अंदर दोस्तों जो है वो हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, जो कि हम किस में पढ़ेंगे, स्टेट पॉलिटी के अंदर जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार सभी कमेंट सेक्शन में लिखें और कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर लिखें कि भाई जो है वो क्या क्या प्रोविजंस जो है वो किया जा सकता है। तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, हाँ, कि कौन कौन भाग ले सकता है। तो कौन कौन ले सकता है निर्वाचन मंडल में, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी के सदस्य। अब ये तो सर समझ में आ गया, आर्टिकल 54 तो समझ में आ गया कि आपके यहां पे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होगा। आर्टिकल 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होगा, मतलब राष्ट्रपति के जो है वो दोस्तों जो है वो निर्वाचन में भाग कौन लेंगे, राज्यसभा के, लोकसभा के, विधानसभा के और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा। यूनियन टेरिटरी है लेकिन यहाँ पे क्या विधानसभा है, तो दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा। अब अगर कमेंट सेक्शन चालू होते तो तुम में से दो चार रुकते नहीं कि गुरुजी मारो पर्सन है, मारो पर्सन है। पर्सन मन ध्यान है थारो है कि इस निर्वाचन मंडल में क्या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं या निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं या दोनों सदस्य भाग लेते हैं, तुम बताओ। तो यार जब आप निर्वाचन कर रहे हो और जब आप इन्हें चुन रहे हो और अगला खुद ही चुना हुआ नहीं है, तो इस कंडीशन में याद रखें राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी के जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। बताओ किस किस को क्लियर, हाँ भाई किस किस को क्लियर है सर। आर्टिकल 54 क्लियर हो गया। 52 एक राष्ट्रपति होगा, 53 उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी जिसका प्रयोग वो मंत्रिपरिषद नामक जो समूह है उसके परामर्श से करेगा, जो कि आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। निर्वाचन मंडल एकदम क्लियर हो गया कि आर्टिकल 54 कहता है कि दोस्तों जो है वो संसद के दोनों सदन है, आपका राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। तो याद रखें राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। ये क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। ये क्या है दोस्तों, आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। और अब हम लोग आगे चलेंगे, निर्वाचन की पद्धति पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में आजकल डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ये बताओ 3 आर्टिकल किस किस को क्लियर, फिर मैं आगे चलूंगा और याद करवाता हूं तुम्हें वो। हाँ, कभी कभी ऐसे पढ़ाने का भी मन करता है जिसके अंदर कोई बात ही नहीं है, केवल और केवल तुम लोग ऐसे वेब सीरीज की तरह देख रहे हो, इधर उधर किसी को किसी प्रकार का जो है वो दोस्तों डिस्ट्रैक्शन नहीं है, किसी प्रकार का जो है बीच में कोई जो है वो फालतू का कोई कमेंट नहीं है। कितना बढ़िया, मेरे को तो लगता है कि ऐसे पढ़ना चाहिए बीच में कभी कभी। तुम लोगों को कई दिन लाइव पढ़ लो ना, तो ऐसे मतलब ये एक तरीके की लाइव ही है। एक तो होता रिकॉर्डेड जो क्लास के अंदर मैंने पढ़ा है वो आपको उपलब्ध करवाया, एक मैं आपके लिए अलग से जो है वो एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये है अपने आप में लाइव ही, बस तुम लोगों के जो कमेंट जो है ना, तुम्हारी इच्छा है ना, उससे कई बार जो है ना महत्वपूर्ण टॉपिक के अंदर भी जो है ना लापरवाही की वजह से बहुत सारे कमेंट ऐसे आ जाते हैं जिससे पढ़ने का मजा खराब हो जाता है। तो कभी कभी इस पर भी चलना चाहिए, कुछ पोर्शन हमें ऐसे भी कवर करने चाहिए जिसमें एकदम गहनता चाहिए, जैसे आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के आर्टिकल याद करने। तो अपन आगे चले, तो 52, 53, 54 क्लियर है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति पहले याद रखें। निर्वाचन की पद्धति क्या है दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व दोस्तों जो है वो पद्धति है और उसके एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है वो निर्वाचन होता है। अब ये पद्धति क्या है सर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति जो है वो इंक्लूड की गई है। अब यहां दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन का मामला जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो बात आप लोगों को क्या याद रखना है कि आपके यहां पर जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, तो आप लोगों को पता है कितने वोट चाहिए, कुल मत कितने हैं मान लीजिए आपके यहाँ पे, उसके बाद बात करते हैं कुल पद कितने हैं, कुल पद कितने हैं, उसमें एक पद आपने जोड़ा +1 दोस्तों याद रखें,
प्लस 1। आप लोगों को अगर निकालना हो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितने वोट चाहिए सर, तो आप याद रखें कुल मत कितने हैं का सर 100% मान लेते हैं कुल मत है। पद कितना है राष्ट्रपति का 1, उसमें जोड़ा आपने 1 प्लस 1, मतलब यहां पे दोस्तों जो है 100% है अपॉन 2 प्लस 1, मतलब दोस्तों जो है राष्ट्रपति के चुनाव को अगर आपको जीतना है 50% प्लस 1 वोट चाहिए। 50% प्लस 1 वोट चाहिए। पहले मैं तो केवल इतना ही बताया कि कितने वोट चाहिए, ऐसे नहीं है कि तुम लोग जो 30% वोट ला के जीत जाओ, या 3 जने चुनाव लड़ रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा वोट लाया वो जीत गया। ना ना, आपको जो वो याद रखना पड़ेगा 50% प्लस 1 वोट लाना पड़ेगा। 50% प्लस 1 वोट जो है वो लाना पड़ेगा। अब बात कितने वोट लाने पड़ेंगे, 50% प्लस 1 वोट लाने पड़ेंगे। अब वोट कौन देंगे वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, वोटों का मत क्या होगा वो भी मैं बता दूंगा। पहले यहां पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो रहा है तो दोस्तों हमें याद ये हो गया कि सर जो है वो कुल मत अपॉन कुल पद, कुल मत अपॉन कुल पद प्लस 1 मतलब जो है वो 100% अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 50% प्लस 1 वोट चाहिए। 50% प्लस 1 वोट चाहिए। ये तो बात एकदम क्लियर हो गई। अब अगर सर जो है वो ऐसा कभी हुआ है क्या कि 50% वोट नहीं मिले हो, फिर क्या हो? मान लो जो 2-3 कैंडिडेट खड़े हो जाएं, 3 कैंडिडेट खड़े हो जाएं, किसी को भी जो है वो 50% प्लस 1 वोट नहीं मिले तो, जैसे राजेंद्र प्रसाद साहब को सबसे ज्यादा वोट मिले थे 99%, कोई विरोध ही नहीं था सामने, तो वो सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले हमारे राष्ट्रपति थे। उसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे वो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, सबसे बड़ी जीत वाले राष्ट्रपति थे। लेकिन आपके वीवी गिरी साहब थे। कौन थे दोस्तों? वीवी गिरी साहब थे। और वीवी गिरी जो साहब थे आपके यहाँ पे, वीवी गिरी साहब ने जब चुनाव लड़ा, इन्होंने चुनाव क्यों लड़ा अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो तो, जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति हुआ करते थे उस समय, ये उपराष्ट्रपति होते, उनका देहांत हो गया, बाद में दोबारा चुनाव होने थे तो इन्होंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। और वो भारत की पहली कंडीशन थी, जब राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति का पद खाली है, उस समय एम हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो दोस्तों जो है वो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। हम आगे बात करेंगे इन फैक्ट्स के बारे में, इन कहानियों के बारे में, लेकिन पहले तुम इतना ही समझो और इतना समझ के एटलीस्ट जो याद करने की कोशिश करो। वीवी गिरी ने चुनाव लड़ा तो उन्हें 48% ही वोट मिले। इन्हें क्या मिले? 48% ही वोट मिले। तो अब तो ये तो जीत नहीं सकते। इस कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो है जो वोटर होता है उससे प्राथमिकता या वरीयता भराई जाती है। उससे क्या भराई जाती है? प्राथमिकता और वरीयता भरवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल है, एक वोटर है, उससे प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 भरवाई गई। क्या बताइए दोस्तों आपके यहाँ पे 1, 2, 3 उससे प्राथमिकता भरवाई कि मेरा वोट जो है वो वीवी गिरी को है, संजीव रेड्डी को है या इसको है। पहली प्रायोरिटी मेरी वीवी गिरी है, पहली प्रायोरिटी मेरी वीवी गिरी है, जायज बात है। अब सबने ये जो है वो सबने प्रेफरेंस भरी, यहाँ पे आप लोगों ने प्रेफरेंस भरी, यहाँ पे वोटर्स ने प्रेफरेंस भरी, और इस कंडीशन में वोटों की काउंटिंग हुई, वोटों की काउंटिंग हुई। और पहले दौरे की गणना में, पहले दौरे की गणना में, पहले दौरे की गणना में कोई भी विजेता घोषित नहीं हुआ। गणना में किसी को भी जो है वो दोस्तों अगर बहुमत नहीं मिलता है, किसी को भी 50% प्लस 1 वोट नहीं मिलते हैं ना, तो इस कंडीशन में अब दूसरे दौरे की गणना होगी। क्या होगी दोस्तों? दूसरे दौरे की जो है वो गणना होगी, दूसरे दौरे की जो है वो गणना होगी। अब दूसरे राउंड की गणना के अंदर दोस्तों जो है वो आप लोगों को ये पता चल जाएगा, ये प्रेफरेंस तो भरवाई हुई है, ठीक है, हर वोटर ने भरी थी। अब दूसरे दौरे की गणना के अंदर एक लॉजिक काम करेगा। क्या काम करेगा? मान लो कि वीवी गिरी साहब जो है वो आपके 1 नंबर पे चल रहे हैं, संजीव रेड्डी जो है वो दोस्तों आपके जो है वो 2 नंबर पे चल रहे हैं, एक्स नाम का आदमी 3 नंबर पे चल रहा है, वाई नाम का आदमी जो है वो 4 नंबर पे चल रहा है। तो इस कंडीशन में दूसरे दौरे में क्या होगा? जो सबसे अंतिम स्थान पे है उसके वोटों को प्राथमिकता के आधार पर जो है वो इनमें बांट दिया जाएगा। एकल संक्रमणीय मत की प्रणाली क्या है? याद रखें, जैसे जो अब रिजल्ट नहीं निकल रहा तो जो सबसे लास्ट में मान लो इसको जो है वो 100 वोट मिले थे। अब 100 वोट मिले थे तो इस जो लास्ट वाला आदमी है इसको जिन्होंने प्रेफरेंस दी थी उसने 1 नंबर पे रखा था, किसी को 2 पे रखा होगा, किसी को 3 पे रखा होगा। तो इसको वोट देने वाले लोगों ने जो है वो वाई को वोट देने वाले लोगों ने 2 नंबर प्रेफरेंस जिसको भरी है उसके खाते में वोट चले जाएंगे, उसके खाते में वोट चले जाएंगे। और वोट जाते ही अब मान लो वीवी गिरी के पास 49% हो गए, इनके पास 43% हो गए, इनके पास जो है वो बचे हुए परसेंट और पड़े।
अब फिर बाद में दूसरे दौरे की गणना के अंदर भी वीवी गिरी नहीं जीत रहे, दूसरे दौरे की गणना में भी वीवी गिरी नहीं जीत रहे, तो अब क्या होंगे? अब फिर देखा जाएगा कि एक्स नाम का व्यक्ति 3 नंबर स्थान पर है, अब किसी को भी बहुमत नहीं मिला है, तो अब एक्स को मिले हुए जो वोट हैं वो इन दोनों में बांटे जाएं, और अब एक्स को जिसने भी वोट दिया था उसने प्रीफरेंस भरी थी 1 2 3, तो अब इसके वोट बांट रहे हैं, तो 1 नंबर प्रीफरेंस, मान लो 7% लोगों ने एक्स को 1 नंबर प्रीफरेंस दी थी, लेकिन अब इसके वोट बांट रहे हैं, तो जिन लोगों ने 2 नंबर प्रीफरेंस में जिसको रखा था उसके खाते में वोट चले जाएंगे। अब जो है वो वीवी गिरी के पास 50% से ज्यादा वोट हो गए। ये है आपकी एकल संक्रमण पद्धति। मैंने अभी तक मत मूल्य और वो नहीं बताया, मैंने तुम्हें बस इतना समझाने की कोशिश की और उसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि तुम्हें आनंद आए। वापस समझते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में 50% प्लस 1 वोट चाहिए। वोट देते समय जो है वो हम प्राथमिकता देते हैं कि ये मेरे 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर मेरी प्रेफरेंस है। अब मान लीजिए पहले राउंड की गणना के अंदर है किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है, तो जो अंतिम स्थान पर जो व्यक्ति होता है उसके वोटों को इन तीनों में बांट दिया जाएगा। ये सेकंड राउंड की गणना है। अगर इसमें भी अगर जो है वो बहुमत नहीं मिल रहा तो जो अंतिम स्तर पर जो है वो अंतिम पायदान पे जो है वो व्यक्ति है उसके वोटों को जो है इन दो में बांट दिया जाएगा और जो है वो 50% प्लस 1 वोट हो जाएंगे। बताओ किसके दिमाग में छपा? बताओ किसके दिमाग में छपा? फिर मैं आगे चलूंगा। हाँ, फिर मैं आगे चलूंगा और आगे बात करेंगे। तो यहां ये एकदम क्लियर हो गया तुम लोगों को? निश्चित कोटा 50% प्लस 1 50% से अधिक वोट चाहिए, और अगर वोट के अंदर किसी को 50% 1 वोट प्लस 1 वोट नहीं मिले तो जो लास्ट पायदान पे है उसके वोट को जो है वो फिर बाद में ऊपर वाले 3 में बांट दिया। जो वापस नहीं मिला तो लास्ट पायदान पे उनको ऊपर वाले 2 में बांट दिया, तो अपने आप 50% प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार ही हमारे यहाँ हुआ है और वो कब हुआ? वीवी गिरी के इलेक्शन के टाइम में हुआ। अब बात करते हैं मत मूल्य। अब बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ मत मूल्य। अब हम निकालते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों कहते हैं। ये तो समझ में आएगा, एकल संक्रमण तो समझ में आ गया कि वोट जो है वो आगे ट्रांसफर हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो एक चीज याद रखें, मत मूल्य होता है। क्या होता है दोस्तों? मत मूल्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है दोस्तों? मत मूल्य निकाला जाता है। एक वोट की एक वैल्यू होती है। अब याद रखें, सभी सांसदों का मत मूल्य समान होता है। सभी सांसद जो है, सांसद का मत मूल्य जो है वो दोस्तों समान होगा। याद रखना, मत मूल्य क्या होगा? समान होगा। याद रख लेना, लोकसभा राज्यसभा जितने भी सांसद हैं उनकी वोट की वैल्यू समान होगी। वोट की वैल्यू जो है वो दोस्तों क्या होगी? समान होगी। जैसे इस बार एक सांसद की वोट की वैल्यू जो है वो 700 थी। क्या थी? एक सांसद के मत का मूल्य जो है वो दोस्तों वोट की वैल्यू की थी, क्या थी? 700 थी। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे दूसरी कंडीशन। हाँ, एक विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य सेम होगा। सदस्यों का मत मूल्य जो है वो दोस्तों क्या होगा? सेम। मतलब मान लो राजस्थान विधानसभा के लोग वोट दे रहे हैं राष्ट्रपति साहब को, तो हमारे हर एमएलए का मत मूल्य 129 होगा। क्या होगा? 129। कैसे निकलेगा वो मैं बता दूंगा। क्या होगा? 129 होगा। तीसरी बात, अलग अलग विधानसभाओं के विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य भी अलग अलग होगा। सदस्यों का मत मूल्य भी अलग अलग होगा। मत मूल्य भी जो है वो अलग अलग होगा। मत मूल्य भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अब इंटरेस्ट आने लग जाएगा तुम्हें। यही तो सबसे मामला है जो समझना है तुम लोगों को। यही तो मामला है जो समझना है। जैसे यूपी वालों का 208 है, यूपी वालों का हर एमएलए के वोट की वैल्यू 208 है। राजस्थान वाले की क्या है दोस्तों? 129 है। गुरुजी समझाओ ये अलग अलग क्यों है? ये एक जैसा क्यों है? एक विधानसभा के सदस्यों का एक जैसा क्यों है? हर विधानसभा वाला का अलग अलग क्यों है? तो वोट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। और वोट की वैल्यू का सूत्र क्या है बेटा जी? याद करते हैं यहाँ पे। अगर राज्य की कुल जनसंख्या 1971 में है जितनी, राज्य की कुल जनसंख्या 1971 में है जितनी, और दोस्तों राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की दोस्तों जो है कुल संख्या इंटू 1/100 एग्जैक्ट। मान लो आपके यहाँ पे राजस्थान के अंदर मान लिया एक्स नाम जो है वो टोटल पॉपुलेशन थी 1971 में, उसके अंदर आपने 200 का भाग दिया इंटू 1/100 आपने 100 किया, और दोस्तों आपका मत मूल्य निकल के आ गया राजस्थान का 129। ऐसे यूपी का निकाल लो, ऐसे दोस्तों जो है वो कर्नाटक का निकाल लो, तमिलनाडु का निकाल लो। एग्जैक्ट क्या है? आपकी कुल जनसंख्या,
याद रखें आपकी कुल जनसंख्या अपॉन दोस्तों याद रखें यहां पे आपके यहां टोटल एमएलए कितने हैं इंटू 1/100 करोड़ निकाल लो भाई, करोड़ जो है वो दोस्तों निकाल लो, एग्जैक्ट आपका मत मूल्य निकल जाएगा, आपका मत मूल्य जो है वो निकल जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। निकाल लोगे क्या? श्योर है क्या? पक्की बात? आर्टिकल 55 किस किस को क्लियर है भाई? आर्टिकल 55 जो है वो किस किस को क्लियर है? हाँ हाँ, यहाँ पे जो है वो 1000 करना, 100 मत करना, 1000 करना ताकि डाटा एग्जैक्ट निकल जाए। हाँ, यहाँ क्या करना है दोस्तों? 1000 करना है। तो अब ये आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा कि मान लो कि आपने राजस्थान का अगर मत मूल्य निकालें, तो राजस्थान का मत मूल्य निकालेंगे तो अपन कैसे निकालेंगे? 1971 में राजस्थान की जनसंख्या x है, 200 का आपने भाग दिया इंटू जो है वो 1/1000 किया, और दोस्तों आपके 129 अपने एक वोट की वैल्यू है। इसी तरीके से अगर आप यूपी का निकालना चाहते हैं तो यूपी की एक्स जनसंख्या है, वाई दोस्तों विधानसभा में एमएलए की संख्या है, 1/1000 किया और दोस्तों जो है वो आपका निकल के आ गया। इससे यह पता चलता है हर राज्य की जो है वो दोस्तों जनसंख्या अलग अलग होगी, हर राज्य की जनसंख्या अलग होगी, तो हर राज्य का दोस्तों मत मूल्य भी जो अलग अलग आएगा। लेकिन राजस्थान के सभी विधायकों का मत मूल्य एक ही आएगा, राजस्थान के सभी विधायकों का मत मूल्य जो है वो दोस्तों एक ही आएगा। ये किस किस को समझ में आया? पहले हमने, हाँ काम की चीज है भाई, याद करने वाली चीज है, तभी तो आर्टिकल 55 समझते हैं। निर्वाचन मंडल में क्या है? लोकसभा के भाग लेंगे, राज्यसभा के भाग लेंगे, विधानसभा के भाग लेंगे, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के भाग लेंगे, केवल निर्वाचित भाग लेंगे, मनोनीत नहीं लेंगे। 52 में क्या है? एक राष्ट्रपति होगा, 53 में उसमें कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, 54 में जो है उसका जो है वो दोस्तों निर्वाचन मंडल आपने बात किया, 55 है सबसे इंपॉर्टेंट, और 55 इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब मैं एकदम क्लियर करवा रहा हूं, इसके साथ ही जो है वो निर्वाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि 50% प्लस 1 वोट चाहिए, और अगर ये कोटा प्राप्त नहीं होता है तो अंतिम पायदान वाले के वोट जो है वो ऊपर के जो लोग हैं उनके अंदर जो है वो बांट दिए जाते हैं, जिससे कोटा प्राप्त होता है। अब अगर हमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समझनी है तो ये क्या है कि आप अगर आपके राज्य की जो है वो जनसंख्या क्या है, राज्य की जनसंख्या क्या है, और दोस्तों उसके साथ साथ आपके राज्य की विधानसभा में एमएलए कितने हैं, और इंटू जो है वो दोस्तों 1/1000 कर दो, आपके राज्य के जो है जो एमएलए है उसका मत मूल्य आ जाएगा, उसका मत मूल्य आ जाएगा। और इससे पहली लाइन क्लियर हो गई। अगर राजस्थान वालों का ये करोगा तो सबका 129 आएगा, ठीक है, लेकिन यूपी वालों का राजस्थान से अलग आएगा। मतलब क्या हुआ कि अलग अलग विधानसभाओं के एमएलए का मत मूल्य अलग अलग होगा, ठीक है, याद रख लेना दोस्तों। एक विधानसभा के एमएलए जैसे राजस्थान वालों का सबका 129 होगा, यूपी वालों का सबका 208 होगा, तमिलनाडु वालों का 178 होगा। एकदम क्लियर। अब बात करते हैं सांसद का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। वो एकदम इजी है, वो एकदम इजी है, और आप लोगों को बस इतना सा याद रखना है, सांसद का मत मूल्य जब हम निकालते हैं, हम सांसद का मत मूल्य निकालते हैं, सांसद का जब हम लोग मत मूल्य निकालते हैं तो हमें क्या याद रखना पड़ता है? सांसद के मत मूल्य में सभी विधानसभा, सभी एमएलए का मत मूल्य, सभी एमएलए का मत मूल्य अपोन जो है वो दोस्तों राज्यसभा प्लस लोकसभा के कितने सांसद है उनकी संख्या। काम खत्म, काम खत्म। बस सारे एमएलए की वैल्यू निकाल रहे हैं आप लोग, और सारे एमएलए के जो है मत मूल्य को आपने जोड़ दिया, और उसके अंदर लोकसभा राज्यसभा के जितने निर्वाचित सदस्य हैं उनका आप लोगों ने जो है वो दोस्तों जो है वो क्या किया? भाग दिया, और ये सांसद का मत मूल्य निकल गया, जो इस बार 700 था, जो इस बार 700 था, जो इस बार क्या था दोस्तों? 700 था। अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए भाई। अब क्या है? फैक्चुअल पोर्शन हम पूरा पढ़ चुके हैं। सांसद का मत मूल्य कैसे निकलता है? सभी विधानसभा, आपने दिल्ली, पुदुचेरी, राजस्थान, यूपी सबका मत मूल्य निकाल लिया, उन सबको जोड़ लो और उनके अंदर जो है वो भाग दे दो, आपके सांसदों की संख्या का, सांसद का निकल जाएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने 15 से 20 मिनट इसीलिए जाया किए हैं कि आपके दिमाग के अंदर निर्वाचन पद्धति एकदम बैठ जाए। निर्वाचन पद्धति के अंदर 50% प्लस 1 वोट चाहिए, फिर हर विधानसभा का जो है मत मूल्य निकालते हैं, उसकी जनसंख्या अपॉन वहाँ एमएलए इंटू 1000, वो इंटू दोस्तों जो है वो 1000 किया, मत मूल्य आ गया। जैसे राजस्थान का 129 है, यूपी का 208 है, तमिलनाडु का 176 है, मतलब राजस्थान के सभी एमएलए का 129 होगा, मतलब राजस्थान के सभी, एक विधानसभा के सभी एमएलए का मत मूल्य बराबर होता है। अलग अलग विधानसभाओं का मत मूल्य अलग अलग होता है, और सभी सांसदों का मत मूल्य इस बार कितना है? 700
है जो कि दोस्तों जो है वो एक समान है, याद रह जाएगा। अब पिछली बार 708 था, इस बार 700 क्यों हुआ? क्योंकि पिछली बार जो एक विधानसभा एक्स्ट्रा थी, कौन सी थी दोस्तों? आपके JNK, जम्मू कश्मीर अब क्या बन गया दोस्तों? आपके यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बन गया। तो जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बन जाता है तो इस कंडीशन के अंदर दोस्तों आप याद रखें, आपके यहाँ सांसदों का मत मूल्य घटकर जो है वो दोस्तों कितना हो गया? 700 हो गया। कितना हो गया? 700 हो गया, याद रह जाएगा दोस्तों। एकल संक्रमण में इसलिए कहते हैं कि सांसद तथा विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं। 50% प्लस 1 वोट अगर प्राप्त नहीं होते तो दूसरे दौरे की गणना में जिसे सबसे कम वोट मिलते हैं उस उम्मीदवार के वोटों को अन्य उम्मीदवारों की प्राथमिकता के आधार पर बांट दिया जाता है, और 1971 की जनगणना को हम लोग शामिल लेते हैं। एकदम क्लियर? श्योर? अब जो है वो मैं, हाँ अब थोड़ी बात जो है और बात कर लेंगे, लेकिन अब बताओ मुझे ये एकदम क्लियर है क्या? तब मैं इस साल का बता दूं। देखो किसी को भी चुनाव लड़ना है तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार RBI के अंदर जो है वो दोस्तों 15,000 रुपये की जो है वो दोस्तों उसे जो है सुरक्षा राशि रखनी पड़ेगी। राष्ट्रपति का जो है वो दोस्तों याद रखें, चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा का सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा का सचिव होता है। इनके मामले में कोई भी विवाद है अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कहीं पे भी केस नहीं चल सकता। चुनाव भारतीय चुनाव आयोग करवाता है, अधिसूचना भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। रिटर्निंग जो RO होता है, RO दोस्तों जो है वो कहां का भी महासचिव बन सकता है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। इस बार कौन थे? 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर दोस्तों याद रखे PC मोदी जो राज्यसभा के महासचिव थे वो क्या थे? रिटर्निंग ऑफिसर थे। क्या थे? RO जो चुनाव करवाता है, ठीक है। एक होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक होता है दोस्तों आपका रिटर्निंग ऑफिसर। तो रिटर्निंग ऑफिसर आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी हो सकता है, राज्यसभा या लोकसभा का महासचिव भी बनता है, और इस बार आपके PC मोदी थे। याद रखें दलमदल कानून राष्ट्रपति पे लागू नहीं होता। राष्ट्रपति पुनर्विचार हमारे यहाँ जो है पुनर्निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है, जैसे अमेरिका में तो है 2 बार ही होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो है कितनी बार भी खड़े हो सकते हैं। हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू जो है वो क्या है? 16वें राष्ट्रपति हैं। याद रखें क्या है? 16वें राष्ट्रपति है। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। सेकंड महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल के बाद है। इनका जन्म जो है वो दोस्तों ओडिशा में हुई है। ये झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं दोस्तों, और आजादी के बाद जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं। मतलब इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो दोस्तों जो 1947 के बाद की। याद रखें सबसे कम आयु में राष्ट्रपति बनी है 64 वर्ष में। 64% इन्हें वोट मिले हैं, और दोस्तों जो है इन्होंने जो है यशवंत सिन्हा को हराया है। इन्होंने किसको हराया हुआ है दोस्तों? आपके यशवंत सिन्हा को हराया है। याद रखना पड़ेगा। सर दोबारा में याद करो तो जल्दी हो गया मामला। चलो दोबारा में याद कराऊँ, लेकिन पहले मैंने बताऊँ निर्वाचन मंडल निर्वाचन प्रक्रिया किस किस को याद हो गई, फिर मैं बाद में आगे चलूंगा। निर्वाचन मंडल और निर्वाचन प्रक्रिया किस किस को याद हो गई, फिर मैं आगे चलूंगा। फिर मैं और फैक्ट भी तुम्हें मज़ेदार फैक्ट भी याद करवाऊंगा। जनरली आपके जो है वो स्टेट पॉलिसी से स्टेट पॉलिटिक्स से ही फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको काम की चीज़ें थोड़ी थोड़ी और याद करवाऊंगा ताकि आप लोगों को याद हो सके। नहीं तो जनरली पूछे क्या जाते हैं, स्टेट पॉलिटी के फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें याद करवाऊंगा। पहले मुझे बताओ आर्टिकल 54-55 किसे याद हो गया? आर्टिकल 54 और 55 के टिक लगा दो। अरे कमेंट सेक्शन में खुद से बोल दो। अब मुझे तुम्हारी बात सुन रही है, समझ में आ रही है, तुम लोग जो है आराम से बोल सकते हो। हाँ तुम्हारी बात जो है वो मुझे जो है वो सुनाई दे रही है, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। तुम कह रहे हो कि सर बहुत अच्छा समझ में आ गया, बढ़िया है। अब बताओ बताओ कमेंट सेक्शन में लिखो यार, सारी बात मेरे को तुम्हारी जो सुन रही है ऐसे क्या बात कर रहे हो। 54-55 याद हो गया तुम लोगों को? अब देखो क्या याद रखना है, चुनाव कौन करवाता है दोस्तों, याद रखें। क्या याद रखना आप लोगों को? चुनाव कौन करवाता है दोस्तों? भारत का इलेक्शन कमीशन। अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का इलेक्शन कमीशन। RO कौन होता है? महासचिव दोस्तों, चाहे वो कहीं के भी हो, राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, बन सकते हैं। इस बार दोस्तों आपके जो है PC मोदी साहब जो है वो आपके राज्यसभा के महासचिव थे। एकदम क्लियर। 50 प्रस्तावक चाहिए कि भाई ये जो है वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो कम से कम 50 लोग तो प्रस्तावक बने, और 50 अनुमोदक चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? 50 अनुमोदक चाहिए। याद रह जाएगा तुम लोगों को। 15,000 रुपए जो है वो दोस्तों जो है वो आपको जो सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवाने होंगे। याद रख लेना आप लोग, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। और एक चीज और क्लियर होना चाहिए कि इस बार सभी सांसदों का मत मूल्य जो है वो क्या था दोस्तों, जो है वो 700 जो है वो इनका मत मूल्य था।
रहा। और इस निर्वाचन के अंदर दोस्तों जो है द्रौपदी मुर्मू जो है, जो 64 वर्ष की हैं, जिन्हें 64% वोट मिले हैं, यशवंत सिन्हा को इन्होंने जो है वो दोस्तों जो हराया है, यशवंत सिन्हा को दोस्तों हराया है। फर्स्ट महिला आदिवासी, दोस्तों याद रखें, महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं। बताओ किस किस को क्लियर। अब मैं आगे चलूं और बहुत सारी चीजें तुम लोगों को याद करवाऊं, कुछ फैक्ट याद करवाऊं तुम लोगों को। हाँ एकदम श्योर। वेतन और वो बाद में देखेंगे, अभी केवल निर्वाचन की बात हुई थी। तो मैं कुछ फैक्ट तुम लोगों को याद करवाऊंगा, लेकिन कुछ फैक्ट याद करने से पहले जो है वो दोस्तों जो है वो थोड़ी और बातचीत करते हैं। और वो क्या बातचीत करते हैं, 2-3 आर्टिकल और याद करके आते हैं। 2-3 आर्टिकल हम लोग जो और याद करके आते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे हम लोग। अब आती है, जब 54-55 पढ़ लिया तो 56 की बात आती है। राष्ट्रपति की पदावधि याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ पे राष्ट्रपति की जो है वो अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा। याद रखें, राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देगा, हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। याद रखें, जिसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी, ये याद रखें। और संविधान का अतिक्रमण करने पर, याद रखें, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। 61 बाद में पढ़ेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, क्या मामला, ये भी याद रखें। और उसके साथ साथ राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर तब तक पद पर रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति आके जो है वो दोस्तों जो पद ग्रहण नहीं कर ले। तो 56 क्या कहता है, आप याद रख लेना। आर्टिकल 56 जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है, और आर्टिकल 56 कहता है कि 5 वर्ष तक सामान्यतः रहेंगे। याद रखें, त्याग पत्र जो है वो दोस्तों जो है वो ये किनको देंगे, उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। इन्हें आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग से जो है वो हटाया जा सकता है। महाभियोग से हटाया जा सकता है। 5 वर्ष की अवधि पूरी होगी, उसके बाद भी जो है वो दोस्तों जो है पद पर ही रह सकते हैं जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाए। 56 क्लियर, बताओ 56 क्लियर है क्या, श्योर। 5 वर्ष इनकी जो है पदावधि होगी। त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। हटाना संविधान के अतिक्रमण के आधार पे 61 के अनुसार हटाएंगे। ठीक है, तो हम याद कर लेंगे 61 के अनुसार। 61 आएगा तो पूरा पढ़ेंगे, फिर 56 में याद आएगा। और ये कब तक पद पर रह सकते हैं, ऐसे नहीं 5 वर्ष पूरे होते हैं मैं तो जाऊं, मार तो काम पूरा हो गया, ये कोई मतलब कोई स्कूल थोड़ी है भाई जी। नया को निर्वाचन होने दो, भी बाद में उठ जाए, जल्दी के याद रह जाएगा। 57 क्या कहता है, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के रूप में जो ये वापस चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों जो है पुनर्विचार के लिए जो है, पुनर्निर्वाचन के लिए दोस्तों जो ये पात्र है, पुनर्निर्वाचन के लिए ये जो है वो पात्र है। ये बताओ किस किस को क्लियर, ये बताओ मेरे को किस किस को क्लियर। अब मैं आगे वाले आर्टिकल याद करवा के कंप्लीट करवाने वाला हूं आर्टिकल, फिर कुछ फैक्ट याद करवाऊंगा तुम्हें। मैंने कहा था कि 52 में एक प्रेसिडेंट होगा, 53 में उसमें एग्जीक्यूटिव पावर निहित होगी, 54 में उसका निर्वाचन मंडल होगा, 55 में उसमें निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, और 56 में दोस्तों जो है वो आप लोगों ने क्या याद रखा, उसकी पदावधि होगी। और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ 57 में जो है वो दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि 57 में आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि उनके पुनर्निर्वाचन। अब मैं तुम लोगों को जो है वो कुछ आर्टिकल याद करवाऊंगा, और वो आर्टिकल तुम्हारे क्या होंगे दोस्तों, याद रखना। 58 गुरुजी याद कराओ, 59 याद कराओ, 60 याद कराओ, 61 याद कराओ, और 62 याद कराओ। फिर आपका जो है वो मामला कंप्लीट, राष्ट्रपति का मामला कंप्लीट करवा दूंगा याद, पक्की बात है। अभी कर ले याद, तो लिखो एक बार, योग्यता, शर्तें और शपथ। योग्यता, शर्तें आपके जो पद के लिए, और शपथ, ये 3 चीज याद करो। ये आप लोगों को पता है। और वो क्या है दोस्तों, आपके महाभियोग। वो क्या है दोस्तों, आपके यहाँ महाभियोग। और लास्ट आर्टिकल तुम्हें वैसे ही याद हो जाएगा कि कल को अगर राष्ट्रपति पद की रिक्ति हो, पद रिक्ति हो, तो उस कंडीशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, कितने महीने में चुनाव करवाने पड़ेंगे, वो हम अपने याद कर लेंगे। एक बार लिखो, योग्यता, शर्तें, शपथ। लिखो एक बार, योग्यता, शर्तें, शपथ। केवल 58, 59, 60 याद रखो कि अर्हता क्या है, कौन आदमी बन सकता है, योग्यता क्या है, शर्तें क्या है दोस्तों, और शपथ जो है वो दोस्तों क्या है, कौन दिलाएगा। योग्यता, शर्तें, शपथ जो है वो याद करो, आपके यहाँ पर है 58, 59, 60 याद करो। 58, 59, 60 याद करो। 58, 59, 60 कमेंट सेक्शन में लिख लिख के, कॉपी में लिख लिख के याद कर लो, क्योंकि समझने वाला कॉन्सेप्ट तुम समझ रहे हो, फैक्ट भी तुम्हें याद होने चाहिए।
कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तो फैक्ट भी तुम्हें याद होने चाहिए। और फैक्ट क्या कहते हैं कि जो है वो 52 में एक राष्ट्रपति होगा, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर होगी, 54 में निर्वाचन मंडल, 55 में निर्वाचन प्रक्रिया, 56 में पदावधि 5 साल और दोस्तों 57 के अंदर दोस्तों आपके पुनर्निर्वाचन। योग्यता, शर्तें, शपथ याद रखिए 58, 59, 60 और 61 में महाभियोग है। योग्यता के बारे में बात कर लें तो राष्ट्रपति निर्वाचन अगर आप चाहते हैं तो आप में क्या योग्यता होनी चाहिए? याद रखें, आप भारत के नागरिक हो, 35 की आयु पूरी कर ली, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है और किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। याद रखें, लाभ के पद पे नहीं हो मतलब आपने कोई और जो है वो पद धारण नहीं कर रखा हो जहां से आपको प्रॉफिट आता हो। कोई भी सरकार के तहत लाभ के पद को आप धारण नहीं कर सकते। हाँ, लाभ के पद का मतलब जो है जिससे प्रॉफिट प्राप्त हो रहा हो। लाभ का पद मतलब आप कहीं जो है वो एमएलए तो नहीं हो, कहीं आप एमपी तो नहीं हो, कहीं आप संसदीय सचिव तो नहीं हो, कहीं आप सरकारी नौकरी में तो नहीं हो। तो क्या याद रखना है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता पहली क्या है दोस्तों? भारत का नागरिक हो, 35 की आयु पूरी कर चुके हो, लाभ के पद को धारण नहीं करता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर बाद में शर्तें क्या है? पहली बात, कोई भी व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन रहा है तो दोस्तों याद रखें वो एमएलए या एमपी नहीं होना चाहिए, वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई है तो वो दोस्तों निर्वाचन हो जाता है तो उस पद ग्रहण से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र दे दो। कोई एमएलए एमपी हो, राष्ट्रपति चुना जाए, उस कंडीशन के अंदर वो अपना त्याग पत्र दे दो। उसके बाद कोई लाभ का पद धारण नहीं करता, उससे भी त्याग पत्र दे दो। ये शर्त भी जरूरी है। और क्या शर्त है? संसद द्वारा निर्धारित दोस्तों भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। मतलब राष्ट्रपति के जो है वो भत्ते और विशेषाधिकार कौन निर्धारित करता है दोस्तों? आपके यहाँ पे संसद करती है। याद रख लेना, याद रख लेना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, राष्ट्रपति की शपथ तुम लोगों को याद है कि शपथ गुरुजी जो है वो 60 में है। तो बताओ वेतन कौन सी अनुसूची में आता है? याद रख लेना, वेतन 3rd अनुसूची के अंदर आता है। आता है यहाँ एकदम क्लियर है। और वेतन जो 3rd अनुसूची के अंदर आपका आता है उसको भी एक चीज याद रख लेना। हाँ, जो वेतन आप लोगों को जो दिया जाता है उस वेतन के बारे में एक चीज याद रख लेना। और क्या याद रखना है कि गुरुजी वेतन के अंदर किसी भी प्रकार की जो है वो कटौती नहीं की जा सकती। वेतन में क्या नहीं की जा सकती? किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। याद आ रहा है तुम लोगों को? वेतन में किसी भी प्रकार की जो है वो कटौती नहीं की जा सकती। 2nd अनुसूची में आता है वेतन में किसी भी प्रकार की जो है वो दोस्तों जो है वो वेतन जो है वो किस में आता है? 2nd अनुसूची में। शपथ है 3rd अनुसूची में लोगों की, इनकी तो शपथ भी जो है वो अलग से है, वो 60 में है। 2nd अनुसूची में क्या आता है दोस्तों? वेतन आता है। और वेतन जो है वो संचित निधि पर भारित है जिसकी जो कटौती नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? कटौती नहीं की जा सकती। शर्तें फिर से याद करवा रहा हूं, एक एक चीज याद रख लेना दोस्तों। क्या क्या याद करेंगे हम लोग? क्या शर्तें? क्योंकि आप लोगों ने क्या कहा कि गुरुजी जो है वो आपके यहाँ पे 58, 59, 60 याद करना है। योग्यता याद कराए, कहाँ जी याद कराएं। शर्तें क्या हैं? शर्तें पहली चीज है कि अगला एमएलए या एमपी नहीं होना चाहिए, त्यागपत्र दे दो। लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, त्यागपत्र दे दो। है संसद जो है वो दोस्तों इनसे संबंधित चीजों का निर्धारण करते हैं। 2nd अनुसूची के तहत इन्हें वेतन एवं पेंशन दी जाती है। और याद रख लेना 2nd अनुसूची के तहत जो वेतन और पेंशन होते हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं। और संचित निधि पर भारित होने का मतलब है कि दोस्तों इनमें कटौती नहीं की जा सकती। इनमें क्या नहीं की जा सकती? कटौती नहीं की जा सकती। कटौती नहीं की जा सकती, कमी नहीं की जा सकती। ये बताओ, शर्तें क्लियर है क्या? हाँ, 2nd अनुसूची याद है, 3rd अनुसूची में तो शपथ है, 2nd में आपकी जो वेतन और पेंशन। बताओ किस किस को क्लियर? योग्यता और शर्तें किस किस को क्लियर? उसके बाद में लास्ट में अपने पास टॉपिक में इतना ही रहेगा कि अब सब राष्ट्रपति के जो है वो केवल और केवल हमें तो जो है वो बता दो, जो है वो अधिकार जो है वो बता दो, पावर बता दो, काम बता दो। एकदम क्लियर है? योग्यता, शर्तें, शपथ, 2 आर्टिकल क्लियर। अब बात करते हैं शपथ। राष्ट्रपति को दोस्तों जो है वो श्रद्धा एवं निष्ठा पूर्वक राष्ट्रपति पद का पालन करने की शपथ है। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षा करने की शपथ है। नागरिकों की सेवा एवं कल्याण की शपथ। 3 है दोस्तों, याद रखें। अपने पद को जो है वो श्रद्धा एवं निष्ठा पूर्वक, संविधान के रक्षा की और नागरिकों के सेवा एवं कल्याण की शपथ कौन दिलाता है? याद रखें, भारत के या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे
अगर वो नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। किसकी दोस्तों? अपने पद के निष्ठापूर्वक पालन की, संविधान के संरक्षण की और उसके साथ साथ जनता के कल्याण की। ये तीनों शब्द समझे यहाँ पे। अब देखो अपन लोग जो है पहुंच गए और अब अपने को 2 आर्टिकल और याद करने। अब अपने को 2 आर्टिकल और याद करने, उसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट। तुम टेंशन फ्री, मैं टेंशन फ्री, बढ़िया। जितना पढ़ना है उतना रिवीजन करो इसका, ठीक है। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को? हाँ, मैंने पूरा फैक्चुअल पोर्शन तुम लोगों को कवर करवा रहा हूं मैं यहाँ पे। आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कस मैं दूसरे वीडियो के अंदर करूंगा। मैं यहाँ केवल फैक्चुअल पोर्शन के ऊपर जो है वो काम कर रहा हूँ। तो पूरा फैक्चुअल पोर्शन तुम लोगों को कवर करवा रहा हूँ। फैक्चुअल पोर्शन आपका क्या बोलता है? 52 में कहा कि एक राष्ट्रपति होगा, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर होगा, 54 में निर्वाचन मंडल होगा, 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, 56 में पदावधि होगी और दोस्तों 57 के अंदर आपने कहा कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। 58 में आपने कहा योग्यता 35 की उम्र, भारत का नागरिक, लाभ का पद नहीं हो और दोस्तों जो है लोकसभा चुनाव के लिए जो है पात्र होना चाहिए। उसके बाद में 59 के बारे में हम लोग बात करी तो 59 के बारे में हम लोगों ने क्या बात की कि यहां पे जो है वो यहां पे शर्तें हैं कि अगला एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए, लाभ के पद को धारण करने वाला नहीं होता है, संसद इनके विशेषाधिकार डिफाइन करेगी और जो इनका वेतन जो है वो दोस्तों संचित निधि पर भारित होगा, सेकंड अनुसूची के तहत, जिसमें कमी नहीं की जा सकती। और 60 में शपथ है, शपथ जो है या तो सीजीआई दिलाएंगे या दोस्तों सीनियर मोस्ट जो भी जज है आपके सुप्रीम कोर्ट के वो दिलाएंगे। यहां तक क्लियर? अब आर्टिकल 55 में एक चीज कही गई थी, ठीक है। आर्टिकल 55 में निर्वाचन प्रक्रिया और 54 में निर्वाचन मंडल, 56 में एक चीज कही गई थी। गुरु जी क्या कही गई थी? कि इसकी पदावधि 5 वर्ष तक होगी। कहा गुरु जी? ये तो याद है। उसके बाद में क्या कहा गया था? ये त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। क्या गुरु जी? ये भी याद है। फिर उसके बाद में क्या कहा गया था? इनको संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर इनको जो है वो हटाया जा सकता है। और दोस्तों याद रख लेना, वो हम आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया से हटाते हैं। किसकी प्रक्रिया से हटाते हैं? महाभियोग। समय आ गया बच्चों कि हम महाभियोग पढ़ें, लेकिन उससे पहले अपने मन ही मन में बताओ कि अब तक को पढ़ाया हुआ तो याद हो गया क्या? मन ही मन में बताएं कि अब तक का पढ़ाया हुआ तो याद हो गया है क्या? फिर मैं आगे चलूं मैं आगे? चलो तो फिर बाद में आगे बताए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, याद रखें दोस्तों, किसके अतिक्रमण? अगर संविधान का उल्लंघन किया है तो इस कंडीशन में जो है वो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। महाभियोग प्रस्ताव हेतु सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। मतलब 25% लोग पहले साइन करके देवे ना, तब जो है वो मामला चालू हो। याद रखें। और इसकी 14 दिन पहले कम से कम राष्ट्रपति को नोटिस दो कि साहब थाना हटाणता नहीं कहीं ले रहा वहां, महाभियोग ले रहा वहां। 25% चाहे लोकसभा में है तो दोस्तों वहां के जो है 1/4 सदस्य, राज्यसभा वाला लाने चाहें तो वहां के 1/4 सदस्य साइन करके जो है वो अपने अध्यक्ष को देवें कि साहब जो, और वो उसके साथ साथ इसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को भी दी जाए कि आपके लिए जो है अमुक दिन जो है वो महाभियोग लाया जाएगा। जिस सदन में ये लाया जाता है उस सदन के 2/3 बहुमत से ये अगर पारित हो जाए तो फिर अगले सदन में जाता है। दूसरा सदन आरोपियों की जांच करता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। अगला सदन भी अगर इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति उसी दिन पद से हट जाएगा। याद रखें, विधानसभा सदस्यों का चुनने में हक है, हटाने में कोई हक नहीं है। याद रखें, हम फिर मैं याद करवाता हूं। क्या याद रखना आपको कि आपके यहां जो है वो महाभियोग जो है वो दोस्तों, महाभियोग की अगर हम लोग बात करें, ये महाभियोग का मामला सब अमेरिका से लिया हुआ है। अब महाभियोग के बारे में हम लोग बात करें दोस्तों तो आप लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा कि कहीं पे भी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य ये प्रस्ताव लेकर आए और 1/4 सदस्य ये प्रस्ताव लेकर आए। पहले 1/4 लिखा, अब 1 और 4 लिख दो। 14 दिन पहले जो है वो नोटिस दे दो, 14 दिन पहले नोटिस दे दो। मान लीजिए कि आपके यहां कहां लाया गया, लोकसभा में लाया गया था, तो लोकसभा 2/3 से पारित कर दो। फिर उसके बाद में विधानसभा, लोकसभा 2/3 से पारित कर दो, फिर राज्यसभा 2/3 से पारित कर दो। उसी दिन प्रेसिडेंट साहब अपने जो पद से हट जाएंगे।
एकदम सिंपल। विधानसभा सदस्यों की भूमिका नहीं है, हटाने में विधानसभा सदस्यों की भूमिका गुरुजी नहीं है। बताओ किस किस को याद हुआ? एकदम क्लियर। राष्ट्रपति को हटाने के महाभियोग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि महाभियोग जो है वो दोस्तों आप लोगों के लिए प्रक्रिया क्या है। लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी लाया जा सकता है। 1/4 सदस्य जो है वो प्रस्ताव को लाते हैं, 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, प्रेसिडेंट साहब हट जाएंगे, प्रेसिडेंट साहब हट जाएंगे। बताओ किस किस को क्लियर? बताओ किस किस को क्लियर? क्लियर है क्या? श्योर? एकदम गारंटी से। चलो मैं आगे, 61वां भी याद हो गया तुम्हें तो 62वां देख लेते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिए। मतलब इनके 5 साल पूरे हो रहे हैं, उससे पहले निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर लो। लेकिन अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, अगर पद खाली हो जाए, अगर राष्ट्रपति का पद त्याग हो जाए, मतलब अगले ने जो रिजाइन कर दिया हो, या दोस्तों राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो ये तो आकस्मिक स्थिति होगी। अब यहां पहले से तैयारी कैसे करें? तो इस कंडीशन में 6 माह के भीतर भीतर जो है निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करो। तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति या तो उपराष्ट्रपति को रख दो, या दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश को रखा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो है वो दोस्तों आपके यहाँ क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो है वो आपके यहाँ राष्ट्रपति थे, और इनकी पद पे रहते हुए देहांत हो गया था, तो पद खाली हुआ। उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों आपके यहाँ? उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों आपके यहाँ? वीवी गिरी थे। कौन थे दोस्तों आपके? वीवी गिरी थे। तो वीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। सर ये तो समझ में आ गया। मतलब अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति को सबसे पहले राष्ट्रपति बनाएंगे, ये तो जायज बात है, और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा लेंगे। लेकिन इस कंडीशन में वीवी गिरी कहते हैं कि मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, मैं भी क्या लड़ूंगा? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। इसलिए उपराष्ट्रपति का पद त्याग देते हैं, उपराष्ट्रपति का पद त्याग देते हैं। अब बताओ किसको बनाओगे? राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब जो है वो रहे नहीं। वीवी गिरी साहब आपके जो उपराष्ट्रपति हैं वो दोस्तों जो है वो वीवी गिरी साहब क्या कर रहे हैं? वीवी गिरी साहब जो है वो कह रहे हैं मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने पद त्याग दिया। अब उसके बाद में बचते हैं एम हिदायतुल्लाह, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो फिर आपके क्या बनते हैं? राष्ट्रपति। ये बताओ किस किस को क्लियर है? याद रह जाएगा तुम लोगों? तो राष्ट्रपति पद के खड़े होने वाले उम्मीदवार के लिए 20 आवेदक, 20 अनुमोदक चाहिए, 15,000 रुपए की जमानत राशि। अगर 1/6 वोट प्राप्त नहीं हुए तो जमानत राशि वापस नहीं लौटाई जाएगी। वेतन 5 लाख रुपए, और दोस्तों पेंशन 1.5 लाख रुपए। एकदम मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है, सब, मतलब जितना हो सकता है ना उतना सब। इसके बाद में तो उपराष्ट्रपति बचता है। लेकिन सर आपने अधिकार तो नहीं बताया। बता दूंगा मैं, लेकिन पहले एक बार आर्टिकल याद करवा दूं। तो अब तुम्हें जो है वो कुछ फैक्ट भी याद करवाऊंगा और भी सारी चीजें याद करवाऊंगा, लेकिन पहले ये आर्टिकल याद करवा दूं। अब मेरे साथ एक सांस में चालू करो कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, उसमें एग्जीक्यूटिव पावर निहित होगी, उसका निर्वाचन मंडल होगा, उसके निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, उसकी पदावधि होगी, उसका पुनर्निर्वाचन जो है वो दोस्तों जो है वो हम लोगों ने याद किया। उसके बाद में याद आता है दोस्तों आपका 58 में उसकी योग्यता होगी, और 59 में उसकी शर्तें होंगी, और दोस्तों उसके बाद में 60 में दोस्तों जो है वो शपथ होगी, और दोस्तों जो है वो 61 में महाभियोग की बात है। क्या है दोस्तों? महाभियोग की बात है। और 62 में पद रिक्त है। तो इस कंडीशन में 6 महीने में चुनाव करवाएंगे, लेकिन दोस्तों जो है वो उतने टाइम में या तो वाइस प्रेसिडेंट या जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है पद को संभालेंगे। याद है? एक राष्ट्रपति, एग्जीक्यूटिव पावर, निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और जो है पुदुचेरी के जो है वो दोस्तों आपके निर्वाचित सदस्य। निर्वाचन प्रक्रिया 50% प्लस 1 वोट चाहिए। अगर कोटा प्राप्त नहीं होता है तो दूसरे राउंड में जो सबसे कम वोट प्राप्त होने वाले उम्मीदवार के वोट बांट दिए जाते हैं। मत मूल्य जनसंख्या अपॉन एमएलए का, एमएलए कितने इंटू 1/1000। हर विधानसभा का जो है प्रत्येक सदस्य जो है उसका वोट की वैल्यू सेम होगी, सांसदों के वोट की वैल्यू भी सेम होगी, लेकिन अलग अलग विधानसभाओं के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होगी। पदावधि दोस्तों आपकी जो है वो कितनी है? 5 वर्ष है। त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। 61 के तहत हटाया जा सकता है संविधान के अतिक्रमण के आधार पे, दोस्तों याद रख लेना। और अगर पद का जो है वो टेन्योर खत्म हो जाए, नया राष्ट्रपति नहीं आया, तब तक आप बने रहेंगे। पुनर्निर्वाचन के लिए आप पात्र हैं। योग्यता दोस्तों नागरिक हो, लाभ का पद नहीं हो, लोकसभा के पद के उम्मीदवार की जितनी जो है वो आप पात्रता रखते हो, और 35 वर्ष आपकी जो है वो उम्र हो गई हो। तो वो शर्तें दोस्तों क्या याद
रखना है एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ लाभ का पद धारण करने वाला नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो संसद इनके जो विशेषाधिकार भत्ते हैं इनके बारे में डिसीजन लेते हैं, लेकिन वेतन और पेंशन इनकी जो सेकंड अनुसूची पे जिसमें कटौती नहीं की जा सकती। शपथ इन्हें जो है वो दोस्तों किसकी, अपने पद के निष्ठापूर्वक पालन की, संविधान के संरक्षण प्रतिरक्षण की, और दोस्तों जो है वो जनता की सेवा की जो है वो शपथ इन्हें सीजीआई दिलाते हैं या सीनियर मोस्ट जज दिलाते हैं। महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है, कौन से भी सदन में लाया जा सकता है, 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं, 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, एक सदन 2/3 से पारित कर दे तो अगला सदन जांच करेगा, राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है या अपने जो है वो प्रतिनिधि के माध्यम से पक्ष रखवा सकता है। अगर दूसरा सदस्य भी 2/3 से पारित कर दे तो इस कंडीशन के अंदर दोस्तों जो है राष्ट्रपति को हटाया हुआ माना जाएगा। अगर जो है वो पद रिक्त होने से पहले ही इनके निर्वाचन की प्रक्रिया अपना ली जाए, लेकिन अगर पद त्याग, मृत्यु और जो है वो दोस्तों जो है वो हटा दिया जाए, उस कंडीशन के अंदर 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करो, तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति या तो जो है वो दोस्तों आपके कौन बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो नहीं है तो सीजीआई। दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। क्या सर आपने तो कहा था और भी आर्टिकल याद कराऊंगा, और भी करवाऊंगा, लेकिन पहले इतने याद होने चाहिए। और भी करवाऊंगा पर पहले इतने याद होने चाहिए, फिर आगे और करवाऊंगा। ऐसे कैसे काम चलेगा, याद तो सारे ही करवाऊंगा, याद तो करवाने ही पड़ेंगे। चलें फिर आगे, तो चलो आगे चलते हैं और अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करते हैं, जिससे आपको और भी जो है वो आर्टिकल याद हो जाएंगे। और दोस्तों अब राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में बात करते हैं। करें बात, यहां से आपको जो है वो रट्टा नहीं लगाना है, और वो इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां आगे आने वाले टाइम में आप खूब पढ़ोगे। कैसे, जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों में सारी नियुक्तियां आती है, मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है तो सारी शक्तियां इसी के अंदर है, और इनका उपयोग वो मंत्रिपरिषद की जो है वो दोस्तों जो सलाह से करता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करते हैं और पीएम की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। याद रखिए, आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, आर्टिकल तुम अभी याद करोगे तो फिर आगे क्या याद करोगे, आगे मैं सारी चीजें तुम लोगों को आर्टिकल याद करवाता जाऊंगा, तुम तो अभी केवल मेरे साथ साथ इनकी शक्तियों को याद करते चलो, आर्टिकल में बाद में याद करवा दूंगा, आर्टिकल में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे बाद में याद करवा दूंगा, सारी चीजें और याद करवा देंगे। अभी केवल तुम लोग जो है वो केवल याद करने की कोशिश करो, इतना ही। और क्या याद करने की कोशिश करना है भाई, कार्यपालिका प्रमुख होता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। सबसे पहले राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है दोस्तों, राष्ट्रपति पीएम साहब की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, पीएम साहब की नियुक्ति करते हैं, और पीएम साहब के कहने पे फिर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। काम तो राष्ट्रपति साहब का ही है, का जायज बात है। उसके बाद में राज्यों के अंदर जो है वो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, कहाँ सर याद है। महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, कहाँ सर याद है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करते हैं, कहाँ सर पता है, करते तो राष्ट्रपति साहब ही हैं। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करते हैं, हाँ साहब। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करते हैं, हाँ साहब। संघ शासित क्षेत्र में उप गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, हाँ साहब। सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, हाँ करते हैं। परामर्श अलग अलग लोग देते हैं लेकिन अपॉइंटमेंट यही करते हैं। बताओ, कार्यपालिका शक्तियां याद रह जाएंगी तुम लोगों को भी। पीएम की नियुक्ति करते हैं ये, गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, इलेक्शन कमीशन वालों की नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज की नियुक्ति करते हैं, फाइनेंस कमीशन वालों की नियुक्ति करते हैं। दोस्तों आपके यहाँ पे जो डिप्टी गवर्नर जो होते हैं संघ शासित प्रदेशों में, उनकी नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति सब कुछ यही करते हैं, करवाता कौन है, करवाता कौन है, मंत्रिपरिषद के परामर्श पे। नियुक्ति करवाते कौन है, मंत्रिपरिषद के परामर्श पे। कौन करवाते हैं, मंत्रिपरिषद के परामर्श पे। याद रह गया। कार्यपालिका शक्ति का मतलब अपॉइंटमेंट। अब चलते हैं विधायी शक्तियां। देखो, इनके कहने पे संसद जो है वो दोस्तों ये संसद के सत्र को आहूत कर सकते हैं और सत्र का अवसान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, सत्र का आहूत कर सकते हैं, सत्र का जो है वो दोस्तों जो अवसान कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 3 चीज समझाता हूँ और क्या याद रखना पड़ेगा आपको। जो भी आपका आर्टिकल 85 क्या कहता है, आर्टिकल 85 कहता है कि दोस्तों जो है वो राष्ट्रपति साहब जो है वो क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ पे सत्र जो है उसको बुला सकते हैं। आहूत करना मतलब सत्र को बुलाना, और सत्र जो है वो दोस्तों जो है उसका अवसान कर सकते हैं। क्या अवसान कर, मतलब सत्र का समाप्त करना। अब क्या याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को कि अपने यहाँ 3 प्रकार के सत्र होते हैं। एक तो बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। एक आपका जो है वो मानसून सेशन और एक शीतकालीन सत्र। कहाँ गुरुजी याद आ रहा है। तो ये सत्र को बुलाना या एक सत्र को बुलाना और अवसान का मतलब सत्र को समाप्त करना,
ये सारा काम जो है वो कौन करते हैं दोस्तों, आपके यहाँ राष्ट्रपति साहब करते हैं। लेकिन कोई पूछ ले सर लोकसभा या राज्यसभा को स्थगित कौन करता है, लोकसभा या राज्यसभा को स्थगित कौन करता है, तो याद रख लेना लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित काम करने का काम जो है वो किसका है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करने का काम जो है वो उसके अध्यक्ष या सभापति का है, उसके अध्यक्ष या सभापति को है, उसके अध्यक्ष या सभापति को है। तो सर ये तो याद रह गया। स्थगित कौन करता है, स्थगित मतलब 5 दिन के लिए एडजन कर दिया, 5 दिन बाद में वापस जो है वो चालू होगी आपकी लोकसभा या राज्यसभा, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। अब अगला एक चीज पूछना चाहिए कि सर इतना मामला तो समझ में आ गया, लेकिन आप तो ये बताओ कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है क्या, या उसका विघटन कर सकता है क्या? हाँ जी कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। लेकिन क्या राज्यसभा कर सकता है कि ना? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो दोस्तों जो है वो 6 साल होता है। लेकिन कभी तुमने सुना है क्या ये 16वीं राज्यसभा चल रही है, 15वीं राज्यसभा चल रही है? सुना है कभी? नहीं, ऐसे बोलते हो ना राज्यसभा चल रही है। लोकसभा के बारे में सुनते हो कि लोकसभा के चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, अगली बाद में लोकसभा भंग होती है, वापस चुनाव में जाते हैं, ये 18वीं लोकसभा है, ये 15वीं लोकसभा है, सुनते हो ना आप लोग? बस यही तो बात है, बस इतना ही तो आपको याद रखना है। तो आर्टिकल 85 से आप क्या समझो, ये अब ये मत सोचना कि सर 85 पूरा यहीं पढ़ा दो। 85 पूरा यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, फिर 85 में क्या पढ़ाऊंगा, फिर 85 में क्या पढ़ाऊंगा? तुम्हें बस इतना याद रखना है आर्टिकल 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति साहब जो है वो सत्र बुला सकते हैं और दोस्तों सत्र आहूत कर सकते हैं, उसके साथ साथ सत्र का जो है वो अवसान कर सकते हैं, मतलब समाप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा 86 में राष्ट्रपति साहब जो है वो सदन को अभिभाषण दे सकते हैं, और दोस्तों 87 में राष्ट्रपति साहब सदन को जो है विशेष अभिभाषण दे सकते हैं। विशेष अभिभाषण जानते हो क्या? एक तो नई लोकसभा का प्रथम अभिभाषण, और एक दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो बजट सत्र, जो ना हर साल बजट आता है उस समय दोनों को बुला कर एक जगह बिठा कर अभिभाषण देते हैं ना, तो वो विशेष अभिभाषण हो गया। वो क्या हो गया? विशेष अभिभाषण हो चुका है। याद रख लेना वो क्या है दोस्तों, आपका विशेष अभिभाषण। तो 85, 86, 87 कौन कौन याद करेगा? बस इतना याद कर लो। सत्र आहूत अवसान राष्ट्रपति कर सकते हैं, अपना अभिभाषण सदन को दे सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा को। विशेष अभिभाषण या तो कोई नई लोकसभा है, जैसे इस बार पहला सत्र था लोकसभा का, या तो वो, या फिर हर साल का बजट सत्र, बजट सत्र को हम विशेष मानते हैं, उसमें राष्ट्रपति आके बजट के ऊपर जो है वो दोस्तों बोल के जाते हैं, उसे विशेष अभिभाषण बोलते हैं। 85, 86, 87 किसको क्लियर? वैसे लोड नहीं लेना क्योंकि ये आगे हम पढ़ेंगे, तो याद रखें विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदन की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं, दोनों सदन की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं, दोनों सदन की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं। अब संयुक्त अधिवेशन क्यों होता है भाई? संयुक्त अधिवेशन क्यों होता है हमारे यहाँ? गुरु जी इसको समझाओ। मान लो आर्टिकल 108 कहता है कि अगर कोई बात लोकसभा ने कही पर राज्यसभा कहती है हम नहीं मान रहा, राज्यसभा ने कही लोकसभा कहते हम नहीं माने, लोकसभा कहे राज्यसभा कहते हम नहीं माने। अब इस कंडीशन में तो गतिरोध हो गया, एक दूसरे की बात ही नहीं मान रहे। इस कंडीशन में तो गतिरोध हो गया, एक दूसरे की बात ही नहीं मान रहे। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए? इस कंडीशन में बताओ क्या किया जाए, ये बताओ मेरे को। हाँ, इस कंडीशन के अंदर क्या किया जाए? तो इस कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति साहब कहते हैं अगर तुम एक दूसरे की नहीं मान रहे ना, तो आर्टिकल 108 के तहत एक जगह बैठ जाओ और अब जो है वोटिंग कर लो। वो होता है संयुक्त अधिवेशन। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जॉइंट सेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी के बारे में इतना याद करो। तो 4 चीज क्या याद हो गई आप लोगों को? आर्टिकल दोस्तों आप लोगों को 85 याद हो गया, आर्टिकल दोस्तों आप लोगों को 86 याद हो गया, 87 याद हो गया। यहाँ सत्र बुलाने से संबंधित बात है, यहाँ अभिभाषण से संबंधित बात है दोस्तों, और यहाँ दोस्तों विशेष अभिभाषण के बारे में बात हो गया। विशेष अभिभाषण या तो दोस्तों नई लोकसभा का पहला अभिभाषण है, अभी चुनकर आए इनके लिए स्पेशल करवाओ, या फिर जो बजट हर साल बजट का, और दोस्तों 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का। गुरुजी इतनी तो बात होगी, संयुक्त अधिवेशन। अब बताओ राज्यसभा को तो भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग कर सकते हैं क्या? लोकसभा को भंग कर सकते हैं क्या? कहां गुरुजी भंग कर सकते हैं। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में ही दोस्तों जो है वो याद रख लेना। हाँ, राष्ट्रपति जो है वो एक चीज एकदम याद रख लेना कि कोई भी विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही, कोई भी विधेयक है राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही दोस्तों जो है वो क्या बनता है? आर्टिकल 111 याद रखें,
आर्टिकल 111 याद रखें, ये इनकी जो है वो दोस्तों वीटो पावर्स हैं। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के साइन के बाद आता है तब वो क्या होता है, बिल होता है। राष्ट्रपति साइन कर देते हैं ना, उसके बाद में वो एक्ट बन जाता है। मतलब हम जब बात करते हैं, हम लोग जब बात करते हैं, तब आपका आगे हम पढ़ेंगे संसद क्या है। तो आप संसद के अंदर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, संसद का पार्ट कौन कौन है, तो आप बोलोगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति के साइन के संसद कुछ नहीं है। लोकसभा राज्यसभा ने कुछ भी पारित कर दिया हो बोले, लेकिन बिना राष्ट्रपति के साइन के जो है वो लोकसभा राज्यसभा कुछ ही नहीं है। बिना राष्ट्रपति के संसद है ही नहीं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं कर देता तब तक कोई मतलब नहीं है, तब तक कोई मतलब नहीं है, तब तक कोई मतलब नहीं है। तो देखो मैं तुम लोगों को याद करवाता हूँ, राष्ट्रपति के पास जो है वो दोस्तों आपके यहाँ कई प्रकार की वीटो शक्तियाँ होती हैं। और अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को याद रख लेना कि जो है वो राष्ट्रपति जो है वो एक तो क्या कर सकता है, आपके यहाँ पे विधेयक को खारिज कर सकता है, मना कर सकता है, आत्यंतिक वीटो। या राष्ट्रपति एक बार जो है वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, सस्पेंसिव वीटो। या राष्ट्रपति उस पर कोई प्रतिक्रिया न दे तो वो दोस्तों आपके यहाँ पॉकेट वीटो। ठीक है, ये आपके यहाँ 3 वीटो है। यहाँ दोस्तों जो है वो 3 वीटो है। तो इन 3 वीटो के बारे में बात करें, याद रह जाएगा तुम लोगों को। राष्ट्रपति के सामने कितने ऑप्शन है, राष्ट्रपति के सामने जो है वो दोस्तों कितने ऑप्शन है। या तो सहमति दे दे, या तो राष्ट्रपति साहब जो है वो कहते हाँ ठीक है, तुमने जो विधेयक भेजा है वो ठीक है। या राष्ट्रपति साहब जो है वो मना कर दे, मना कर दे, राष्ट्रपति साहब आत्यंतिक वीटो के तहत मना कर दे कि मैं सहमति नहीं दूंगा। या राष्ट्रपति साहब जो है वो पुनर्विचार के लिए लौटा दें, पुनर्विचार के लिए लौटा दें, एक बार के लिए लौटा सकते हैं, जिसे सस्पेंसिव या निलंबनकारी जो है वीटो कहा जाता है। या राष्ट्रपति जो है वो आपके यहाँ पॉकेट वीटो का उपयोग करें और दोस्तों जो है उसको पड़ा रहने दें, उसको जो है पड़ा रहने दें। क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कितने दिनों में साइन करने। ये मैं तुम्हें आर्टिकल 111 यही बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा। जैसे आर्टिकल 85 पढ़ेंगे तो 85 वो पढ़ेंगे हम कि 70 को आहूत करना और बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। 86 के तहत वो अभिभाषण दे सकता है। 87 के तहत वो विशेष अभिभाषण दे सकता है, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। ऐसी बात तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक बेसिक मैं तुम लोगों का आधार तैयार कर रहा हूं ताकि जब आगे पढ़ो तब और डिटेल में पढ़े और एकदम जो आत्मसात हो जाए। तभी तो राष्ट्रपति को थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। अब राष्ट्रपति साहब आर्टिकल 111 के तहत कोई भी विधेयक को या तो सहमति दे सकते हैं, तो सहमति दे दी तो कोई समस्या ही नहीं है। सर मना कर दे, ऐसे कैसे मना कैसे कर सकते हैं बताओ दोस्तों। बताओ जो है वो मना किस कंडीशन के अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो मना वो इस कंडीशन में कर सकते हैं, या तो कोई मामला जो है वो याद रखें आपके यहाँ पे पुराने मंत्रिमंडल, याद रखें पुराने मंत्रिमंडल की जो है वो दोस्तों जो है वो कोई सलाह हो, उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, ये मना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, पुराना मंत्रिमंडल अगर कोई ऐसी चीज भेजे और वो जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे अब वो मंत्रिमंडल ही नहीं रहा, अब वो मंत्रिमंडल ही नहीं रहा, मतलब कोई मामला आपके पास उस सरकार ने भेजा था लेकिन अब तो वो सरकार ही नहीं रही, तो उसे मना कर सकते हैं। पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं, जायज बात। पॉकेट विट्टो अपने सामने पड़ा रहने दे सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, क्या क्या याद रहेंगे, आगे आर्टिकल 111 और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो याद रह सकता है कि या तो जो है वो हाँ कह सकते हैं, या ना कह सकते हैं, या वापस लौटा सकते हैं, या पड़ा रहने दे सकते हैं, या दोस्तों जो पड़ा रहने दे सकते हैं। तो करें बात करें दोस्तों कि ये कभी किया है क्या राष्ट्रपति ने, तो बात करते हैं किया है। जैसे आत्यंतिक वीटो जो है उसका 2 बार उपयोग किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो आपके यहाँ पे पेप्सू विनियोग अधिनियम था, उसको जो है वो मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था, क्योंकि उस समय पंजाब के अंदर उनकी असेंबली बन गई थी और वो मामला उनसे संबंधित था। तो दोस्तों इसके कंडीशन के अंदर उन्होंने मना कर दिया कि अब तुम जो है वो तुम्हारी विधानसभा बन गई, उसमें लाओ ना, हमारे पास क्यों ला रहे हो, अब तो जो है वो विधानसभा बनी गई तुम्हारी। दूसरा, संसद के सदस्य वेतन भत्तों से संबंधित विधेयक था और दोस्तों आर वेंकटरमण साहब ने जो उपयोग किया और मना कर दिया, क्योंकि पुरानी मंत्रिपरिषद का जो है वो लाया हुआ था। तो आत्यंतिक विट्टो, एब्सोल्यूट जो विट्टो है उसका उपयोग 2 बार, एक तो राजेंद्र प्रसाद और एक रामास्वामी वेंकटरमण ने जो किया था। पॉकेट विट्टो, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम जो है वो दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह जी जो है आपके राष्ट्रपति थे, इन्होंने जो है वो कभी इसके ऊपर साइन ही नहीं किया, पढ़ा ही रहने दिया। क्या किया गया, पढ़ाई रहने दिया। और निलंबनकारी वीटो, कलाम साहब लाभ के पथ विधेयक को जो है वो एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, नहीं नहीं देख रहे, एक बार तुम वापस ध्यान दो,
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। राष्ट्रपति जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है ना, वो भी अगर टैलेंटेड हो ना, वैसे तो सारे टैलेंटेड ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ डेयरिंग हो ना, तो वो जो है हाथों हाथ कहा एक बार और देख लो कितनी बेइज्जती होती है। जब संसद के द्वारा भेजे हुए किसी विधेयक को वापस लौटा दिया जाए तो संसद जो है वो डिमोरलाइज हो जाती है, आगे से गलती नहीं करती कि हम किसी भी चीज को कैसे भी भेज दें। तो याद रखें ये। तो ये हम यहाँ विधायी शक्तियां पढ़ रहे हैं, और विधायी शक्तियों में आप लोगों को राष्ट्रपति साहब के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, ये एग्जैक्ट मैं यहाँ जो है वो आगे चल रहा हूँ। उसके बाद में हम क्षमादान शक्तियां में पढ़ेंगे क्या क्या पता होना चाहिए, कि वो सत्र को बुला सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं, विशेष अभिभाषण दे सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन करवा सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और आर्टिकल 111 के तहत वो जो है वो विधेयक पर अनुमति देते हैं, और 123 के तहत वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अध्यादेश क्या होता है। जब संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं है, उस कंडीशन में जो है वो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अस्थायी व्यवस्था है, एक बार अगर मामला मतलब मान लो कोई सत्र में नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर ठीक है जी, एक बार जारी कर दो, एक बार जो है वो जारी कर दो, फिर जब सदन सत्र में आ जाएगा तो उसके बाद में उसको जो है वो अनुमति दिलवा लेंगे। तो ये जो है वो दोस्तों अस्थायी प्रावधान है जिसके तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अब मुझे बताओ, मैंने तुम लोगों को कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति याद करवाया, मैंने तुम लोगों को क्या बताया, कार्यपालिका शक्ति याद करवाई, मैंने पहले पूरे फैक्ट याद करवाए। कार्यपालिका शक्ति में मैंने कहा पीएम की नियुक्ति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति, गवर्नर की नियुक्ति, डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति, आपके यहाँ SC/ST आयोग के अंदर नियुक्ति, उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ OBC आयोग के अंदर नियुक्ति, आजकल तो आपके यहाँ पे जो है वो लोकपाल की नियुक्ति, उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ जो है फाइनेंस कमीशन के अंदर नियुक्ति। हाँ, ये सारी नियुक्तियों का काम, अपॉइंटमेंट का काम जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति साहब करते हैं। उसके बाद में मैंने तुम लोगों को विधायी शक्तियां पढ़ाई। विधायी शक्तियां मैंने कहा कि ये जो है पहली बात तो संसद का अभिन्न अंग है। संसद का क्या है दोस्तों, ये अभिन्न अंग है। संसद का जो है वो दोस्तों ये क्या है कि गुरुजी अभिन्न अंग है। हाँ, का ये तो पता चल गया संसद का अभिन्न अंग है। उसके बाद में ये आर्टिकल 85 के तहत सत्र बुला सकते हैं, 86 के तहत अभिभाषण दे सकते हैं, 87 के तहत विशेष अभिभाषण दे सकते हैं, जायज बात है। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। 111 के तहत जो है ये जो है वो सहमति दे नहीं दे, पॉकेट विटो करे, क्या करे, ये इनके अधिकार में। ज्ञानी जेल सिंह जी ने डाकघर अधिनियम पे पॉकेट विटो किया था, और कलाम साहब ने लाभ के पद को जो है वो दोस्तों पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू अधिनियम जो है उसके लिए जो है मना कर दिया था। और 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 123 के तहत क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे 3 प्रकार की शक्ति और पढ़नी है, तो पढ़ा दो सर। एक कौन सी, इनके पास वित्तीय पावर क्या है, फाइनेंशियल पावर क्या है। एक दोस्तों क्षमादान शक्तियां कौन सी है, जो आर्टिकल 72 यहीं पढ़ जाते हैं। एक दोस्तों जो है वो आपातकालीन शक्तियां कौन सी हैं, आपातकाल में इनके पास क्या क्या पावर है। उसके बाद में कंप्लीट है टॉपिक। क्या सर ये भी करवा दो, जब इतना करवा दिया तो। देखो, राष्ट्रपति की अनुमति से ही जो है वो दोस्तों अनुदान की मांग प्रस्तुत होती है। जो भी पैसा जो है ना, पैसे से संबंधित जितनी भी डिमांड्स है ना, वो संसद में जब जाएगी ना तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही होती है। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आ ही नहीं सकता। आपका मनी बिल है, पैसे संबंधित मामला है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। आकस्मिक निधि से पैसा निकालना है तो वो दोस्तों जो है वो राष्ट्रपति के अंडर कंट्रोल में। कंटिजेंसी फंड जिसके अंदर पैसा होता है किसी इमरजेंसी के लिए, तो वो राष्ट्रपति के पास ही होता है, याद रखें। वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। कहाँ सर, ये याद रह जाएगा। संसद के समक्ष बजट रिपोर्ट जो है वो भी यही पेश करते हैं, जायज बात है। वित्त आयोग की रिपोर्ट भी यही पेश करते हैं, जायज बात है। और केग की रिपोर्ट जो फाइनेंशियल होती है वो भी यही पेश करते हैं, ये भी याद करना पड़ेगा। वित्तीय शक्तियों में मतलब किसी भी डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए तो वो अनुदान की मांग जो होती है आपकी, वो भी राष्ट्रपति की पहले अनुमति होनी चाहिए। धन विधेयक पारित करना है, राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। आकस्मिक निधि से पैसा निकालना है, राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिए। वित्तीय आपातकाल लगाना है, राष्ट्रपति साहब लगाएंगे। बजट रिपोर्ट, बजट की जो रिपोर्ट जो है वो आपके सदन के सामने प्रस्तुत की जाती है, वो करते हैं। केग की रिपोर्ट ये प्रस्तुत करते हैं, वित्त आयोग की रिपोर्ट ये प्रस्तुत करते हैं। बताओ अब आया मजा।
ये वित्तीय शक्तियाँ। और फिर अब क्षमादान शक्तियाँ, जिसमें हम लोग जो है वो 5-7 मिनट हम लोगों को लगेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्षमादान शक्तियाँ जो कि आर्टिकल 72 में है। लेकिन तुम यार आर्टिकल मत भूल जाना, मैंने तुम लोगों को ज़्यादा आर्टिकल याद नहीं करवाया जो तुम ऐसे टेंशन में आ जाओ। क्या याद करवाया मैंने? 52 में एक राष्ट्रपति होगा, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर होगी, 54 के अंदर निर्वाचन मंडल होगा, 55 में दोस्तों निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, 56 में पदावती होगी, और दोस्तों जो है वो 57 में पुनर्निर्वाचन होगा। सर ये तो याद है। 58 में योग्यता होगी, 59 में शर्तें होंगी, और 60 में जो है वो गुरुजी शपथ होंगे। ये भी सर याद है। 61 में महाभियोग की बात है, 62 में पद रिक्ति की बात है, ये भी बात है। हमें तो और भी याद है कि 74 में ये लिखा हुआ है, 74 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और 75 में दोस्तों जो है वो राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेगा, पीएम के कहने पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, ये भी याद है। 85 में सदन में जो है वो सत्र बुलाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। 86 में अभिभाषण है, 87 में विशेष अभिभाषण है, और हमें तो इसके आगे की बात पता है। 108 में संयुक्त अधिवेशन है, 111 के तहत जो है वो अनुमति दी जाती है विधेयक को, 123 में अध्यादेश है। इतने तक याद हो गए, आर्टिकल मत भूल जाना तुम लोग। और ये आर्टिकल अगर नहीं भी याद है तो ये आगे आने वाली क्लास में याद हो जाएंगे, लेकिन ये इतने तो याद हैं तुम लोगों को, ये इतने तो याद हैं तुम लोगों को। अगर इतने याद हैं तो तुम मौज करो, टेंशन मत लो, राष्ट्रपति को बढ़िया से याद करो। अब मैं तुम लोगों को क्षमादान शक्ति याद, वित्तीय शक्ति में कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आती है, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आती है, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के जो है वो अंडर कंट्रोल में रहती है। कोई भी रिपोर्ट हो, बजट हो, केक की रिपोर्ट हो, वित्त आयोग की रिपोर्ट हो, ये तीनों पैसे से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति साहब भी प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रपति साहब भी लगाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें धन विधेयक नहीं पढ़ाऊंगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि धन विधेयक क्या होता है, अनुदान की मांग क्या होती है, बजट क्या होता है, सब पढ़ेंगे। यहाँ तो एक आधार बना रहा हूँ कि राष्ट्रपति के पावर्स आपको एक साथ याद हो जाए जब आर्टिकल याद हो गए। तो ऐसा थोड़ी कि आर्टिकल 85 में आगे नहीं पढ़ाऊंगा, 86 में पढ़ाऊंगा, 87 में पढ़ाऊंगा, डिटेल में चर्चा करेंगे। तब चर्चा करेंगे तब और चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग आर्टिकल जो है वो मोटा मोटी 62 तक ही याद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 52 से 62 याद होना चाहिए, हमें 52 से 62 याद होना चाहिए, और 52 से 62 ढंग से याद होना चाहिए। 52 से 62 याद है तुम लोगों को? फिर आगे चलो। अब दोस्तों क्षमादान शक्तियों के बारे में बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो दोस्तों जो है अगर संघीय विधि के द्वारा जो है अपराध जिन्हें मिला हो, या सैन्य मामले का अपराध मिला हो, सैन्य न्यायालय ने अपराध दिया हो, या दोस्तों जो है वो किसी को मृत्युदंड दिया गया हो। दोस्तों याद रखें, ये क्षमादान शक्ति जो है वो दोस्तों न्यायपालिका से स्वतंत्र है। आपको अगर पूरे यहाँ पे जो है वो लास्ट में अगर कहीं पे अपील करनी है, किसी को मृत्युदंड मिला है, कोई सैन्य मामले का मामला है, या दोस्तों जो है वो किसी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो है वो दंड दिया, उस मामले में वो व्यक्ति लास्ट अपील जो है किसके पास कर सकता है? राष्ट्रपति के साथ कर सकता है। क्यों कर सकता है वो अपील? क्योंकि संभावना रहती है किसी व्यक्ति में सुधार हो सकता है, संभावना रहती है कि न्यायपालिका में भी कहीं पे जो है वो कोई त्रुटि हो गई हो, कोई बात हुई, फिर भी एक अवसर तो रहे कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के बाद भी एक अवसर तो रहे ना कि जो है वो 72 के तहत राष्ट्रपति भी जो है वो माफ़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति भी माफ़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। ये तो आपकी 5 प्रकार की है। सबसे पहले क्षमा। क्षमा के अंदर किसी भी व्यक्ति को जो है वो अगर क्षमा कर दिया जाता है तो इस कंडीशन में वो आदमी पूर्णतः दोष मुक्त है। अब वो अपराधी नहीं है, अब वो अपराधी नहीं है, घर आ जाओ, मौज करो, आगे अपराध की सोचा ही मत। एक होता है दोस्तों लघुकरण। इसमें दोस्तों लघुकरण में सजा के स्वरूप को बदला जाता है। मतलब मृत्युदंड है तो कठोर कारावास कर दो, कठोर कारावास है तो उसे साधारण कारावास कर दो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लघुकरण। लघुकरण में तुम लोग जो है वो उसका टाइम कम मत कर देना। फिर आपके यहाँ पर जो है वो याद रखें दोस्तों, जो है वो परिहार के अंदर जो है वो अवधि को कम किया जाता है। जैसे 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसे 1 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया। यहाँ प्रकृति चेंज नहीं है, यहाँ प्रकृति चेंज नहीं, तीनों को समझना एकदम। 72 के तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान शक्ति का उपयोग करते हैं। वो सैन्य मामलों में, वो जो है वो दोस्तों संघीय मामलों में, या मृत्युदंड का मामला है तो उसके अंदर जो है वो माफ़ कर सकते हैं। वो माफ़ी का मतलब है कोई व्यक्ति जो है वो अब अपराधी नहीं है। लघुकरण का मतलब है कि आपने उसकी सजा की प्रकृति चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी दोस्तों? याद रखें, प्रकृति चेंज कर दी। और परिहार का मतलब है कि आपने उसकी सजा की जो है अवधि चेंज कर दी। क्या कर दी? अवधि चेंज कर दी। जैसे मैंने एग्जाम्पल तक दिया है। लघुकरण मतलब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड है तो आपने जो कठोर कारावास कर दिया,
ठीक है, नेचर चेंज हुआ। कठोर कारावास है तो साधारण कारावास कर दिया, नेचर चेंज किया। परिहार के अंदर आप प्रकृति चेंज नहीं कर रहे हो, 2 साल का कारावास है, 1 साल का कारावास कर दिया। अब विशेष परिस्थितियों में एक और होता है विराम। एक क्या होता है? विराम। विराम में किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा में कुछ परिस्थितियों में कमी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विराम में जो है वो प्रकृति भी चेंज होती है और अवधि भी चेंज होती है। प्रकृति भी चेंज की जाती है और अवधि भी चेंज कर दी जाती है। दोनों लघुकरण और परिहार दोनों का गुण रखता है। मूल रूप में दी गई सजा किन्हीं विशेष स्थितियों में कम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दिव्यांग हो या गर्भावस्था में है कोई महिला और उसको जो है वो दंड दिया गया, या जो है वो वृद्धावस्था के अंदर है कोई व्यक्ति, तो वहाँ पे उसका नेचर भी चेंज किया जा सकता है। कठोर कारावास से सामान्य कारावास, और 2 साल से 1 साल भी किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में, याद रख लेना। और फिर होता है परविलंबन। किसी सजा मानकर मृत्युदंड को अस्थायी रोक लगा देना। अस्थायी रोक लगा देना। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना या परिवर्तन की याचना के लिए समय देना, मतलब फांसी को कुछ समय के लिए टाल देना है ना। फिर बाद में देख लेंगे क्षमा करना है नहीं करना, लेकिन एक बार आपने टाल दी कि हाँ रहने दो, 1-1.5 महीने इसको फांसी नहीं देनी। तो ये 5 प्रकार की शक्तियों को फिर याद रखना है। मैं तुम लोगों को याद करवाता हूँ। आर्टिकल 72 क्या कहता है? आर्टिकल 72 ये कहता है माफी का तो मतलब हो गया आदमी निरपराध है। अब लघुकरण का मतलब है कि उसकी जो प्रकृति में चेंज हुआ है। क्या किया है? प्रकृति में। परिहार का मतलब है कि उसकी अवधि में चेंज हुआ है। क्या हुआ है? उसकी अवधि में चेंज हुआ है। और दोस्तों याद रख लेना, लघुकरण, परिहार, विराम विशेष परिस्थिति के अंदर, विराम विशेष परिस्थिति के अंदर जो है वो प्रकृति भी चेंज हो और अवधि भी चेंज हो। और प्रविलंबन का मतलब है एक बार के लिए टाल देना। खास करके जो मृत्युदंड के मामलों को टालना जो है, एक बार के लिए स्टे लगा देना, रोक लगा देना, ये आपका ही है। अब सर इसकी भी क्या शर्तें हैं? देखो, क्षमा याचना करने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं तो मौखिक रूप से राष्ट्रपति साहब के पास जाऊंगा। मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति साक्ष्यों का पुनः अध्ययन कर सकते हैं। उनका विचार जो है न्यायालय से भिन्न भी हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यायालय से भिन्न भी हो सकता है। वैसे न्यायालय ने तो मृत्युदंड दिया, लेकिन वो माफ कर सकते हैं। वो इसमें मंत्रिमंडल से परामर्श भी लेते हैं। दोस्तों ये भी याद रखें, राष्ट्रपति जो डिसीजन लेते हैं उसका कारण बताने के लिए उनको जरूरत नहीं है कि वो कारण बताएं। राष्ट्रपति की शक्ति की न्यायिक समीक्षा जनरली नहीं की जा सकती जब तक कि उसका निर्णय स्वेच्छाकारी नहीं हो, मतलब उनका निर्णय गलत नहीं हो, तब तक करने की कोई जरूरत नहीं है। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। एक बार मना कर दिया तो मना ही कर दिया। और उपयोग जो मंत्रिपरिषद की सलाह पे लिया जाता है। क्या याद रखना है तुम लोगों को? हाँ, अब जो है क्षमादान शक्तियाँ वापस याद करवा रहा हूँ। क्षमादान शक्तियों में क्या याद रखना है? आर्टिकल 72 के तहत माफी मतलब पूरा माफ कर देना, लघुकरण मतलब प्रकृति चेंज कर देना, परिहार मतलब अवधि कम कर देना, और दोस्तों विराम मतलब विशेष परिस्थिति में प्रकृति और अवधि दोनों कम कर देना, प्रविलंबन मतलब रोक देना, प्रविलंबन रोक देना। ये सैन्य मामलों में, मृत्युदंड में, इन मामलों में जो राष्ट्रपति साहब जो है वो क्षमादान शक्तियाँ मिलती हैं। इन शक्तियों की मौखिक सुनवाई नहीं हो सकती, मौखिक सुनवाई नहीं हो सकती। इनका डिसीजन जो है वो न्यायालय से जो है वो भिन्न हो सकता है। कहाँ जी? न्यायालय से भिन्न हो सकता है। इनको कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बार याचिका जो है वो दोस्तों जो है वो नहीं लगाई जा सकती, याद रख लेना। और सारा काम मंत्रिपरिषद के परामर्श पे ही होता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श पे ही होता है। डन? क्लियर? बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग? पक्की बात है। अब आपातकालीन शक्तियां देखो, युद्ध, बाह्य आक्रमण, इस कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति साहब जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर आपातकाल लगा सकते हैं। और अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, वहाँ की सरकार को हटाना है, तो 356 के तहत जो है वो दोस्तों राज्य में जो है वो दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और अगर पैसे का संकट है तो फिर वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जा सकता है। ये उनकी क्या है? आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल एक अलग टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन 352 के तहत जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, 352 के तहत है। और दोस्तों 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। और दोस्तों 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल लगता है। क्या लगता है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल जो है वो लगता है। बताओ किस किस को क्लियर? वित्तीय आपातकाल लगता है, किस किस को क्लियर? अब अध्यादेश और बात करेंगे हम लोग, आर्टिकल 123 पढ़ेंगे। तो अब मैं आप लोगों को जो है वो कंप्लीट करवा रहा हूँ।
अब मैं आप लोगों को जो है कंप्लीट करवा रहा हूं। हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करें, सबसे पहले दोस्तों उनकी कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करते हैं। क्या गुरुजी अभी एक जगह याद करवा दो सारी। क्या वो जो है वो पीएम की नियुक्ति करते हैं, उनके कहने पे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज की नियुक्ति हो, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे फाइनेंस कमीशन हो, चाहे ओबीसी आयोग हो, चाहे एससी आयोग हो, चाहे एसटी आयोग हो, चाहे आपके यहाँ जो राज्यपाल की बात हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ पे डिप्टी गवर्नर की बात हो, उनकी नियुक्ति चाहे महान्यायवादी की बात हो, कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब भी करते हैं। गुरुजी समझ में आ गया। अगला बात करते हैं विधायी शक्ति में। विधायी शक्ति की पहली बात तो यह है कि वो संसद का अंग है, संसद का अंग है, और आर्टिकल 85 के तहत जो सत्र बुला सकते हैं, 2686 के तहत अभिभाषण, 87 के तहत विशेष अभिभाषण, 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन, 111 के तहत विटो पावर, 123 के तहत अध्यादेश। याद हो गया पूरा। वो हाँ कह सकते हैं, ना कह सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, पॉकेट विटो का उपयोग कर सकते हैं, जायज बात। वित्तीय शक्तियों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो अनुदान की मांग जो है वो उनकी अनुमति से ही आती है, धन विधेयक जो है वो उनकी अनुमति से ही आता है सर, और जो है वो दोस्तों जो है वो बजट जो है वो उसके ऊपर रिपोर्ट भी वही करते हैं, और आकस्मिक निधि भी जो है वो उनके ही अंडर कंट्रोल में रहती है। कहाँ, ये भी जायज बात है। उसके बाद में क्षमादान शक्तियां, कहाँ क्षमादान शक्तियां जो है उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो है आपका चाहे सैन्य मामला हो, चाहे दोस्तों संघीय मामला हो, चाहे दोस्तों आपके यहाँ मृत्युदंड का मामला हो, वो क्षमा का मतलब कंप्लीट क्षमा, लघुकरण का मतलब प्रकृति का चेंज हो जाना, परिहार का मतलब जो है समयावधि में कमी करना, विशेष परिस्थितियों में विराम, और दोस्तों जो है प्रेम विलंबन मतलब एक बार रोक देना, मौखिक अगला पूछ नहीं सकता, दोबारा याचिका दायर कर नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट से इनका मामला जो है वो भिन्न हो सकता है, कारण बताने की इन्हें जरूरत नहीं है। और जब हम लोग आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना होगा 352 के तहत ये आपके यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल, 56 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में, और 60 के तहत दोस्तों जो है इनके पास क्या पावर है, क्या पावर है? इनके पास पावर है दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो वित्तीय आपातकाल की। और आर्टिकल मैंने पूरे याद करवाए हैं कि 52 में जो है वो एक राष्ट्रपति होगा, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर होगी, 54 में निर्वाचन मंडल, 55 में निर्वाचन प्रक्रिया, 56 में पदावधि, 57 में दोस्तों पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में दोस्तों शर्तें, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 62 में पद रिक्ति की बात है, 72 में क्षमादान शक्तियों के बारे में बात है, 85 के अंदर जो है सत्र अवसान या आहूत करना, 86 के अंदर जो है वो अभिभाषण, 87 में विशेष अभिभाषण, 108 में संयुक्त अधिवेशन, 111 में पावर, 123 में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे अध्यादेश के पावर। आर्टिकल मैंने पूरे याद करवाए। अब ये एक पेज जो फैक्ट का है उसकी मैं आशा करता हूं कि तुम लोग खुद याद करोगे। फिर अगली क्लास में उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में क्या पढ़ाऊंगा? उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये तुम लोगों ने जो है वो याद कर लिया होगा। एक एक फैक्ट मैंने तुम लोगों को याद करवाया ना। अब याद रखे हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों याद रखे राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? आपके राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 2 बार रहा या सबसे ज्यादा बार रहा वो भी राजेंद्र प्रसाद थे, और सबसे बड़ी जीत वो भी राजेंद्र प्रसाद। तो 3 फैक्ट तो क्लियर। यहाँ पे जनरली फैक्ट नहीं पूछते हैं, पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ फैक्ट याद करवा देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। और याद रखें दोस्तों, आपके यहाँ पर जो है वो याद रखें सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल के बारे में बात करूं तो दोस्तों सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति आपके यहाँ पे जाकिर हुसैन थे, जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो जाकिर हुसैन सबसे कम कार्यकाल वाले या पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। अब दोस्तों इस कंडीशन के अंदर प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं? वीवी गिरी। कौन बनते हैं? वीवी गिरी। क्योंकि जब जाकिर हुसैन का देहांत हो जाता है तो इस कंडीशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं? वीवी गिरी, क्योंकि उस समय वो उपराष्ट्रपति थे। अब वीवी गिरी कहते हैं मैं तो चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ते हैं तो सबसे कम वोट या दूसरे दौरे की गणना में जीतने वाले कौन है? वीवी गिरी। और किसको हराते हैं? नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी को। अब जब नीलम संजीव रेड्डी को ये हरा देते हैं तो इस कंडीशन के अंदर दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इस कंडीशन के जब अगली बार चुनाव होते हैं तो नीलम संजीव रेड्डी खड़े होते हैं और उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता। मतलब एकमात्र राष्ट्रपति जो है वो निर्विरोध चुने जाते हैं, वो नीलम संजीव रेड्डी।
क्या याद, देखो पूरी गणित याद करवा रहा हूं तुम लोगों को, पूरी लिस्ट याद नहीं करनी। राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले बने, राजेंद्र प्रसाद साहब आप लोगों को याद है, सबसे ज्यादा कार्यकाल, 2 बार कार्यकाल, प्रथम राष्ट्रपति, सबसे बड़ी जीत है। जाकिर हुसैन की जो है वो, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो है वो पद पर रहते हुए मृत्यु होती है, इनका कार्यकाल सबसे कम होता है, पद पर रहते हुए मृत्यु। और दोस्तों जो कार्यकाल सबसे कम है, तो इस कंडीशन में कार्यवाहक कौन आते हैं, तो दोस्तों कार्यवाहक कौन आते हैं, वीवी गिरी आते हैं। और वीवी गिरी कहते हैं मैं तो चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ते हैं तो इन्हें 48% वोट मिलते हैं, जो कि सबसे कम है। ये दूसरे दौरे की गणना में जाते हैं तो वहां पे जीतते हैं। और इनके सामने उस समय नीलम संजीव रेड्डी चुनाव लड़ रहे थे, तो नीलम संजीव रेड्डी को अगली बार जो है निर्विरोध रखा जाता है। क्या रखा जाता है, निर्विरोध रखा जाता है। अब दोस्तों कौन से व्यक्ति हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, एम हिदायतुल्लाह, बताया था ना मैंने। जाकिर हुसैन की जगह कौन बनते, वीवी गिरी, वो उपराष्ट्रपति थे। अब वो कहते हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा, तो अब राष्ट्रपति का पद भी खाली, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली। तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों आपके यहाँ जो एम हिदायतुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो वो जो है वो दोस्तों आपके राष्ट्रपति बनते हैं। प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण है, महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है दोस्तों, और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। याद रख लीजिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट, आपके 16वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ कि तुम्हें सब कुछ याद हो गया होगा। इन फैक्ट्स को याद कर जाना और मजा आ जाएगा। एक एक फैक्ट मैंने तुम लोगों को याद करवा दिया है। कभी कभी ऐसी रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखा करो, जिससे तुम लोगों को और मजा आए। इसमें क्या होता है एकदम, मतलब कल जब मैं क्लास लूँ तो अपना फीडबैक देना। मैं जनरली रिकॉर्डेड क्लास में भी जो है ना कैमरे को बहुत अच्छे से याद करवा देता हूँ। हाँ, इतना विश्वास मुझे मेरी टीचिंग पे, मुझे आशा है कि तुम लोगों को भी याद हुआ होगा। आर्टिकल 53 हो, चाहे 54 हो, 55, 56, 57, 58 हो, याद आ रहा है, 55, 56, 57, 58 हो दोस्तों आपके यहाँ पे। तो 52, 53 आपको याद हो गया। एक जो है वो राष्ट्रपति होगा, उसमें कार्यपालिका शक्ति होंगी। फिर आप लोगों को जो 54 में निर्वाचन मंडल, फिर प्रक्रिया, पदावधि, पुनर्निर्वाचन याद हो गया। फिर वहाँ योग्यता, शर्तें, शपथ याद हो गया। फिर महाभियोग और पद रिक्ति याद हो गया। सारे आर्टिकल याद हो गए। कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, विटो शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, सारा याद हो गया। फैक्ट याद हो गया कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल या सबसे बड़ी जीत या प्रथम आपके राजेंद्र प्रसाद, प्रथम कार्यवाहक वीवी गिरी, पद पर रहते हुए मृत्यु या सबसे कम कार्यकाल जाकिर हुसैन। उसके बाद में आपको अगली चीज़ जो है वो याद हो गई, निर्विरोध जो है वो एन संजीव रेड्डी। दलित दोस्तों आपको याद हो गया, महिला प्रतिभा पाटिल, आदिवासी जो है द्रौपदी मुर्मू। उसके साथ साथ मैंने तुम लोगों को ये फैक्ट भी याद करवा दिए, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक चाहिए, 15,000 रुपये जमानत राशि है, 1/6 वोट नहीं आएंगे तो वो रह जाएगी। वेतन दोस्तों जो है वो 5 लाख है। वेतन दोस्तों कितना है, 5 लाख है। वेतन और पेंशन दोनों जो है वो संचित निधि पर भारित है। अनुसूची 2 में लिखी हुई है, कहीं नहीं जाएगी, उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती, उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती। हर विधानसभा का जो मत मूल्य सेम होता है, अलग अलग विधानसभा का मत मूल्य अलग अलग होता है। हर सांसद का मत मूल्य सेम होता है, हर सांसद का मत मूल्य सेम होता है। इस बार सांसद का 700 था, राजस्थान विधानसभा वालों का 129 था। चुनाव जो है भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो आशा करता हूँ तुम्हें याद हो गया होगा। याद हो गया हो तो धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। ठीक है भाई, थैंक यू।